हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, आज की वीडियो रहने वाली है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप सबको पता होगा कि हमारी लास्ट वीडियो आई थी जिसमें हम लोगों ने बीकॉम थर्ड सेम के कंपनी लॉ के यूनिट 1 को स्टार्ट किया था। तो उस वीडियो में जो यूनिट 1 के जितने क्वेश्चंस लेफ्ट रह गए थे सब के सब इस वीडियो में मैं आपके साथ कवर करूँगी और आपके साथ बहुत ज़्यादा ऐसी मज़े वाली बातें शेयर करने वाली हूँ ना कि आप बोलोगे यार दीदी क्या आपने बातें बताई हैं कि हमारा काम ही आसान हो गया, अब हमें कम सिलेबस कवर करना पड़ेगा और हमारा जल्दी से तैयारी हो जाएगी। तो वीडियो को अगर आप लोग एंड तक देखने वाले हैं तो आपके बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारी चीज़ें और कह सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी करने का तरीका काफ़ी कुछ बदल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और आपके साथ जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी उसको ध्यान से सुने, ताकि क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से क्लियर हों और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, फर्स्टली आप लोगों में से कितनों ने लास्ट वीडियो को देखा है। लास्ट वीडियो जो कि हमारी स्क्रीन पे आपको दिख रही है, जो कि थर्ड सेम का कंपनी लॉ का यूनिट 1 का पार्ट 1 था। ठीक है जी, जिन्होंने भी अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा उन्हें मेरा सजेशन है कि पार्ट 2 मत देखें। पार्ट 1 देखे बिना आपको पार्ट 2 समझ नहीं आएगा। तो जिन्होंने भी पार्ट 1 देखा है वेल एंड गुड है, चलिए आगे वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 1 में बेसिकली हम लोगों ने ना आपका एक कंपनी लॉ का बेस सेटल डाउन किया है, क्योंकि न्यू सब्जेक्ट है, आप लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, सेक्शंस वाला सब्जेक्ट है, तो डेफिनेटली आप लोगों का एक बेस सेटल डाउन होगा। तो ये जो पार्ट 2 की वीडियो है और जो यूनिट 2 की वीडियो आएगी आप लोगों के लिए एकदम ईजी रहेगी, क्योंकि आपका पहली वीडियो में जो बेस सेटल डाउन हुआ है ना वो आपको पूरी बुक इजीली करा देगा, क्योंकि पूरी बुक एक स्टोरी बताती है। मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि आपके जितनी भी बुक्स हैं उनको आप एज अ स्टोरी लेके चलेगी। चैप्टर 1 की ये स्टोरी है, चैप्टर 1 कहीं ना कहीं सेकंड से लिंक करेगा, फिर सेकंड चैप्टर थर्ड से लिंक करेगा, तो आपको ईजिली समझ आएगा। ठीक है, ये वीडियोस बनाने का मोटिव भी यही होता है कि आपको एक वीडियो में पूरी चैप्टर पूरी बुक क्यों करवाती हूँ मैं, कि आपको एक सार समझ आ जाए। जब आप टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ाई करते हो ना, कभी किसी चैप्टर का क्वेश्चन उठा लिया, कभी किसी का, तो आपको कंसेप्ट क्लियर तो हो जाते हैं बट आपको पता ही नहीं होता आपने पढ़ा क्या है, कहाँ से क्वेश्चन आया, क्यों। अब जब आप पूरी बुक लाइन वाइज करते हो तो आपको पता चल जाता है पूरी बुक में एक ही कहानी रिपीट हो रही है, सिमिलर से क्वेश्चन ही होते हैं। जो पहले चैप्टर में हमने क्वेश्चन पढ़ा वो कहीं ना कहीं लास्ट चैप्टर में भी हमें देखने को मिलता है। तो प्लीज़ कोशिश करें कि पहले पार्ट 1 को वॉच करें। आई नो वो थोड़ा सा बड़ा है बट आपको उसको देखने पड़े, 1 आवर 30 मिनट की वीडियो आई थिंक। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पार्ट 1 का। ठीक है, अब देखिए इसमें क्वेश्चंस क्या हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। एक्सप्लेन fully doctrine of ultra wires in relation to companies. What are the liabilities of a company and its agent for ultra wires act? अल्ट्रा वायर को शुरू करने से पहले ना, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। हमने लास्ट वीडियो में इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है। ये क्वेश्चन उसी चैप्टर के रिलेटेड है। तो जिनको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पता है उनको डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स पता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, मेरी बातें ध्यान से सुनेंगे तो शायद आपको इसी वीडियो में फिर से समझ आ जाए कि क्या होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसमें आपकी कंपनी के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन होता है। क्या कंपनी का नाम है, आपकी कंपनी कहाँ पे रजिस्टर्ड है, आपकी कंपनी के क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या क्या काम है जो आपकी कंपनी कर सकती है, व्हाट कंपनी कैन डू एंड व्हाट कंपनी कैन नॉट डू। तो वो सब कुछ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपको बताया जाता है कि कंपनी के क्या क्या इन फ्यूचर के प्लान्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, किन टाइप्स किस चीज़ के रिलेटेड कंपनी स्टार्ट की गई थी। तो जो चीज़ें उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी गई हैं, अगर कंपनी उन चीज़ों के बियॉन्ड वो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा गया ना वो कंपनी की पावर्स है। ठीक है, और अगर कंपनी उन पावर्स के बियॉन्ड जाके कोई काम करती है, यानी कि कोई चीज़, जैसे कि अगर मैंने उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के में लिखा कि मैं सिर्फ बीकॉम को एजुकेट करूंगी और मैं आगे एमकॉम को एजुकेशन दे रही हूँ, यानी कि मैंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऐसा कुछ मेंशन ही नहीं किया, तो दैट इज़ बियॉन्ड माई पावर। और जब वो चीज़ मेमोरेंडम में जो बताया गया उससे बाहर चली जाती है, यानी कि बियॉन्ड द पावर चली जाती है, तो उसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर है। जब कोई चीज़ आपकी पावर के बियॉन्ड चली जाती है उसको हम लोग बोलते हैं कि वो मेमोरेंडम से बाहर चली गई, तो उसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। ठीक है, तो ये पुरानी वीडियो का ही कंसेप्ट है। पार्ट 1 में हमने इसके बारे में डिस्कशन की थी। मैंने बोला ना क्वेश्चंस इंटरलिंक्ड हैं,
तो जैसे जैसे आप करेंगे आपको चैप्टर वाइज बेसिस बनते जाएंगे आपके। तो ये क्वेश्चंस आई थिंक हमने चैप्टर 2 में भी डिस्कस किया था कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक होता है, एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है। तो हम ये करते आ रहे हैं स्टार्टिंग से डिस्कशन चैप्टर 1 से, ठीक है। तो आपका बेस वहीं से सेटल डाउन है, तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें। अब चलते हैं इसके आंसर की तरफ। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स इन रिलेशन टू कंपनीज। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर एक क्रूशियल लीगल प्रिंसिपल है कंपनी लॉ का। जो टर्म है अल्ट्रा वायर्स, ये एक लैटिन वर्ड है जिसमें आपको बताया जाता है कि आपने बियॉन्ड द पावर जाके काम नहीं करना, ठीक है। अगर आप बियॉन्ड द पावर चले जाते हो तब वहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स अप्लाई हो जाता है। दिस डॉक्ट्राइन स्टेट दैट अ कंपनी कैन नॉट इंगेज इन एक्टिविटीज़ जो कि उसकी पावर्स के बाहर है, यानी कि जिन एक्टिविटीज़ के बारे में उसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन ही नहीं किया वो उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं करेगी। जो चीज़ें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उसने बताई कि हमारे ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारे ये प्लान्स हैं, हम फ्यूचर में ये करेंगे, उसके बियॉन्ड जाके वो कोई काम नहीं करेगी। अगर वो ऐसा करती है तो वो फिर वॉइड हो जाएगी। अगर सिंपलर टर्म्स में देखा जाए, इफ़ कंपनी एक्ट बियॉन्ड द स्कोप ऑफ इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो उन एक्ट्स को हम लोग वॉइड यानी कि गलत कंसीडर करेंगे और उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंस क्या है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, तो हमें पता लग गया कि डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स होता है कि अगर हम अपनी पावर्स के बियॉन्ड जाके कुछ काम कर रहे हैं तो दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। अब इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है? पहली इम्पॉर्टेंस प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स। ये इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करती है क्योंकि जो शेयर होल्डर्स हैं उनको पता है कि अब उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बियॉन्ड जाके कोई काम नहीं करना, क्योंकि वो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है ना, वो बाहर के जितने भी क्रेडिटर्स हैं, जो भी बंदे मतलब कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं ना, वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को देख के कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं कि कंपनी के फ्यूचर के क्या गोल्स हैं, कंपनी फ्यूचर में कैसे परफॉर्म करेगी। अब आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बता दिया कि हम ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे और अब बाद में आप परफॉर्म कर रहे हो, पर हमने तो मेमोरेंडम को देख के आपकी कंपनी में पैसा लगा दिया, ठीक है ना। तो इम्पॉर्टेंस क्या है इसकी? ये इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करती है कि आप मतलब अगर आपने कंपनी में पैसा लगा दिया और कंपनी जो है मतलब अपनी पावर्स के बियॉन्ड जाके काम करती है, तो वहाँ पे आपको उसका अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा, जो भी आपके नुकसान हुए उसकी भरपाई होगी। तो फर्स्ट क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स। इट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स बाय इंश्योर दैट कि कंपनी कुछ भी अनऑथराइज एक्टिविटीज़ में एंगेज ना हो, क्योंकि कंपनी अगर कोई भी अनऑथराइज एक्टिविटी में एंगेज हो जाती है तो शेयर होल्डर्स को उसका भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड, सेफ गार्डिंग क्रेडिटर्स। ये प्रिवेंट करती है कि कंपनी फ्रॉम यूजिंग इट्स एसेट्स फॉर पर्पज अदर देन थ्रू स्पेसिफाइड मेमोरेंडम, कि कंपनी के जो एसेट्स हैं ना वो उनका यूज़ उसी चीज़ में करें जो चीज़ उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बताई है। तो ये कहीं ना कहीं क्रेडिटर्स को प्रोटेक्ट करेगी, सेफ गार्ड करेगी कि कंपनी जो है सही चीज़ों में पैसों का यूज़ कर रही है, जो चीज़ें उसने गोल्स बताए हैं उन्हीं को फुलफिल करने के लिए। ये नहीं है कंपनी के एसेट्स आप कंपनी के काम को बोल के ले रहे हो और बाद में उसका अपने पर्सनल यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे फिर वो गलत हो जाएगा। थर्ड इम्पॉर्टेंस, लीगल कंट्रोल। इट इंश्योर दैट कि कंपनीज रिमेन विद इन द लीगल डिफाइंड बाउंड्रीज। जो उनकी लीगल डिफाइंड बाउंड्रीज हैं यानी कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बताई गई हैं, कंपनी उसी के अंदर रह के काम करे एज लेड डाउन ऑन देयर मेमोरेंडम। जो भी उनके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बताया गया उसी के अकॉर्डिंग चले। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स दी गई हैं अल्ट्रा वायर एक्ट की। इमेजिन करो कि एक कंपनी है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन स्टेट दैट कि इट विल ऑपरेट ओनली इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल। कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उन्होंने क्या बताया कि हम लोग सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल में ही बिजनेस करेंगे, इसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। बट इफ़ कंपनी सडनली स्टार्ट कर देती है कि नहीं हमने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की भी मतलब सेल परचेज करनी है, सो ये कहीं ना कहीं अब ऊपर कंपनी ने क्या प्रॉमिस किया अपने मेमोरेंडम में कि हम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग तक रहेंगे, उसको सेल परचेज उसकी व्यापार नहीं करेंगे, ट्रेडिंग नहीं करेंगे। बट अगर कंपनी सडनली स्टार्ट कर देती है कि नहीं हम लोग ट्रेड करेंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में, सो ये तो बियॉन्ड द पावर चलेगी ना। वो लोग मेमोरेंडम में क्या बताया गया कि हम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग तक सीमित रहेंगे। सो दिस वुड बी एन अल्ट्रा वायर्स एक्ट एज इट इज़ नॉट विद इन द कंपनी। और ये कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स में उन्होंने मेमोरेंडम में तो मेंशन किया ही नहीं था, तो ये बियॉन्ड द पावर चलेगी। सो एनी कॉन्ट्रैक्ट
रिलेटिंग टू ट्रेडिंग इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, तो इसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे कि ये इनवैलिड एक्ट है, क्योंकि इसके बारे में कुछ बताया गया ही नहीं था। तो इसके बारे में अब इसके बारे में लीगल फ्रेमवर्क क्या बनता है कि अगर आप बियॉन्ड द पावर जाके काम करते हो तो क्या लीगल फ्रेमवर्क है। कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड करती है इसके लिए एक लीगल फ्रेमवर्क। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट कंपनी को उसकी लिमिट्स में रह के ही काम करना चाहिए, ठीक है। अगर कंपनी किसी भी अल्ट्रा वायर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट रेटिफाई नहीं है, चाहे उसके सारे शेयर होल्डर्स उस काम को एग्री ही क्यों ना कर दें, बट वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा और उसके लिए उनको बाद में पनिशमेंट भी मिलेंगी जो लोग इस कॉन्ट्रैक्ट को करेंगे, ठीक है। अब कुछ फीचर्स हैं कि अल्ट्रा वायर्स के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। फर्स्ट फीचर क्या है, वॉइड एक्ट। अगर आप अल्ट्रा वायर में एंटर कर जाते हो तो आपका कॉन्ट्रैक्ट या आपका किया हुआ कोई भी काम सही हो सकता है, नहीं, वो गलत कहलाएगा। तो फर्स्ट वॉइड मतलब गलत, ठीक है। एनी एक्ट बियॉन्ड द पावर, जो भी कोई भी एक्ट अगर आप अपने बियॉन्ड द पावर परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, सो वो एक्ट लीगल नहीं है, वॉइड है, वॉइड मतलब गलत। सेकंड फीचर क्या है, नो रेटिफिकेशन। नो रेटिफिकेशन में क्या है, अल्ट्रा वायर्स एक्ट कैन नॉट रेटिफाई बाय शेयर होल्डर, मतलब शेयर होल्डर्स ये नहीं बोल सकते कि ये सही है, ठीक है। अल्ट्रा वायर अगर कोई काम आपकी पावर्स के बियॉन्ड हो रहा है तो आप उसको करेक्टिफाई नहीं कर सकते। दिस मीन्स दैट इवन इफ़ द शेयर होल्डर्स उस काम को एग्री भी कर देते हैं तब भी वो काम गलत ही रहेगा क्योंकि वो बियॉन्ड द पावर है। थर्ड, पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर में बी हेल्ड, डायरेक्टर इसके लिए पर्सनली लाइबल हो सकता है जो भी बियॉन्ड द अथॉरिटी काम होता है, तो इसके लिए उनको लीगल एक्शंस फेस करने पड़ सकते हैं, डैमेजेस, क्योंकि कुछ तो होंगी ना। अगर मैंने आपका मेमोरेंडम देख के आपकी कंपनी में पैसे लगा दिए तो मुझे कुछ तो नुकसान होगा ना, क्योंकि अगर आपने उसको फॉलो नहीं किया तो आपको वो लीगल एक्शंस फेस करने पड़ सकते हैं। नो क्लेम फॉर डैमेजेस। इफ़ अ पार्टी एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी जो कि अल्ट्रा वायर्स एक्ट को परफॉर्म कर रही है, तो वो अब मुझे पता है कि आप अल्ट्रा वायर्स एक्ट को परफॉर्म कर रहे हो, मुझे मेरे किसी दोस्त ने इन्फॉर्म कर दिया कि आप मेमोरेंडम में तो कुछ बता रहे हो बट एक्चुअल में वैसे नहीं हो। मुझे ये पता होते हुए भी मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और बाद में मैं बोल रही हूँ कि आप उसको फॉलो क्यों नहीं कर रहे, तो इस केस में मैं आपसे डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकती। नो क्लेम फॉर डैमेजेस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि अल्ट्रा वायर्स एक्ट के तहत क्या आपकी लाइबिलिटीज़ बनती हैं, क्या कंपनी की लाइबिलिटी है, क्या कंपनी के शेयर होल्डर और डायरेक्टर्स की लाइबिलिटी बनती है, क्या क्रेडिटर, सारी लाइबिलिटीज़ आपको यहाँ पे बतानी है। पहली लाइबिलिटी में हम बता रहे हैं कि कंपनी की क्या कोई लाइबिलिटी बनती है। अगर कोई अल्ट्रा वायर्स एक्ट होता है तो क्या कंपनी कर रही है, कंपनी, पहले मुझे ये बताओ, कंपनी की खुद की एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है, वो खुद कॉन्ट्रैक्ट में एंटर भी कर सकती है, केस भी कर सकती है, बट अगर कोई अल्ट्रा वायर्स एक्टिविटी हुई है वो कंपनी ने करी या कंपनी के शेयर होल्डर या डायरेक्टर करेंगे, ऑब्वियस है शेयर होल्डर, कंपनी इंसान तो नहीं है, ह्यूमन बीइंग नहीं है, और ये जो धोखाधड़ी या घपलेबाजी है ये ह्यूमन एरर है, कंपनी का एरर नहीं है, ये ह्यूमन एरर है। तो ह्यूमन एरर शेयर होल्डर डायरेक्टर जो कंपनी को चलाते हैं, बट जैसे ही कंपनी एग्जिस्ट हो जाती है कंपनी की खुद की एक आइडेंटिटी बन जाती है, बट यहाँ पे कंपनी की कोई लाइबिलिटी नहीं बनती अगर कोई अल्ट्रा वायर्स एक्ट होता है, ठीक है। नो लीगल ऑब्लिगेशन ऑन कंपनी, द कंपनी इज नॉट लीगली बाउंड बाय एनी अल्ट्रा वायर्स एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट, और ना ही इसको इस चीज़ को फुलफिल ना करने के लिए केस फाइल किया जा सकता है कंपनी के ऊपर, ठीक है। सेकंड, कंपनी के जो भी एसेट्स हैं, इफ़ अ कंपनी यूजेज दिस एसेट, अगर कंपनी के जो एसेट हैं वो अल्ट्रा वायर्स एक्ट के लिए यूज़ हो जाते हैं, पर्पस के लिए यूज़ हो जाते हैं, तो उन एसेट्स को रिकवर किया जाएगा और उनके मतलब वापस जो भी उनका लेजिटमेट पर्पस है उसके लिए उनको अप्लाई बैक किया जाएगा, क्योंकि कंपनी खुद से कोई गलत काम नहीं कर रही है, उसको इंसान चला रहे हैं, ह्यूमन एरर हो रहा है। तो कंपनी के अब एसेट को हम लोग किसी गलत काम में यूज़ कर रहे हैं, कोई मशीन है, ठीक है, उसको थोड़ा पता है कि मैं उसको रिश्वत की कमाई के लिए यूज़ कर रही हूँ या उसको मतलब कंपनी के पर्पस के लिए यूज़ कर रही हूँ, तो इन चीज़ों में ना कंपनी का कोई लेना देना है ना एसेट्स ऑफ कंपनी, ठीक है। थर्ड क्या है, रेस्टिट्यूशन। इफ़ अ कंपनी हैज़ रिसीव एनी बेनिफिट, और अगर कंपनी को कोई भी बेनिफिट रिसीव होता है अल्ट्रा वायर्स एक्ट के थ्रू, तो वो भी उस बेनिफिट को कंपनी रिटर्न कर देगी या कंपनसेट कर देगी अदर पार्टी को, बट
कंपनी में इतना ये नहीं है कि कंपनी को मतलब आप केस फाइल कर दोगे, क्योंकि कंपनी खुद को ऐसे एज अ ह्यूमन बीइंग नहीं चला रही है, ठीक है। अब बात करते हैं कि लाइबिलिटी जो है वो डायरेक्टर और एजेंट की क्या बनती है, क्योंकि डायरेक्टर और एजेंट और शेयर होल्डर यही लोग तो कंपनी को चलाते हैं। तो फर्स्ट, पर्सनल लाइबिलिटी, डायरेक्टर्स एंड एजेंट हु ऑथोराइज, जिन्होंने अल्ट्रा वायर एक्ट को ऑथराइज किया था, मे बी पर्सनली लाइबल, तो वो पर्सनली लाइबल होंगे टू कंपनसेट द कंपनी और द अफेक्टेड पार्टीज, तो वो खुद पर्सनली कंपनसेट करेंगे कंपनी को और जो भी पार्टीज उसकी वजह से इफेक्ट हुई हैं उनको, क्योंकि ये जो एक्ट है उनकी अथॉरिटी के बाहर था, उनको उन चीज़ों को करने की पावर ही नहीं थी उनके पास, बियॉन्ड द पावर जाके काम किया, तो वो कोई भी नुकसान होगा उनके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। सेकंड, इसी के अंदर है ब्रीच ऑफ ड्यूटी, डायरेक्टर्स की एक फिक्टिशरी ड्यूटी होती है कि उन्होंने जो भी कंपनी की पावर्स है उसके विद इन एक्ट करना है, काम करना है। सो अगर वो ऐसा करने में फेल हो जाते हैं और नुकसान होता है कंपनी को, तो वो ब्रीच ऑफ ड्यूटी के लिए भी लायबल है। नो रेक्टिफिकेशन, इवन चाहे उस काम के लिए सारे शेयर होल्डर्स एग्री क्यों ना कर दे, तब भी आप उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते कि ये काम सही था, ठीक है। तो डायरेक्टर्स कैन नॉट क्लेम दैट कि वो एक्ट वैलिड था, क्योंकि शेयर होल्डर्स ने बोल दिया, अप्रूवल दे दिया, तो वो काम वैलिड नहीं हो जाएगा जस्ट बिकॉज क्योंकि वो आपके मेमोरेंडम में नहीं है, तो कोई भी नुकसान होगा आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब डिफेंस, अभी तो हो गया, आपने लाइबिलिटीज़ बता दी कि अल्ट्रा वायर से अगर कोई एक्ट हो जाता है तो उसके बदले में आपकी क्या लाइबिलिटीज़ बनती हैं। अब अगर कोई अल्ट्रा वायर एक्ट हुआ है और वो कंपनी के फ़ायदे के लिए हुआ है और उससे किसी को कोई नुकसान भी नहीं हुआ है, और वो अल्ट्रा वायर एक्ट ऐसा था या हो सकता है उसके बारे में आपको पता ही नहीं था, तो उस सिचुएशन में आप अपना डिफेंस, अपना बचाव भी तो करोगे ना। हो सकता है दो बंदे, दो मतलब कंपनी में इंसान ऐसे हैं जो गलत काम को सपोर्ट कर रहे हैं, बट एक भोला भाला है जिसको उसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, बताया नहीं गया, और वो घसीटे में आ गया, तो उसको खुद को डिफेंस कैसे करना है। तो डिफेंस अगेंस्ट अल्ट्रा वायर्स एक्ट, अगर आप भी उसके मतलब झमेले में आ गए हो, तो कैसे खुद को डिफेंस किया जा सकता है, किन सिचुएशंस में। फर्स्ट, इंसिडेंटल और इनिशियली एक्ट, जो एक्ट है अगर उसको कंसीडर किया जाता है कि वो जो एक्ट किया गया है वो उनके मेन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बहुत ज़रूरी था, इफ़ एन एक्ट कंसीडर्ड नेसेसरी फॉर अचीविंग द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, तो हम लोग उसको क्लासिफाई कर देंगे कि ये अल्ट्रा वायर एक्ट नहीं है, क्योंकि वो कंपनी के गोल को कंप्लीट करने के लिए बहुत ज़रूरी था, ठीक है। इंसिडेंटल एक्ट बोल सकते हो आपकी, वो ज़रूरी था, करना पड़ता, अगर वो नहीं करते तो हमारे गोल्स कंप्लीट नहीं होते, ठीक है। एक्ट अप्रूव्ड बाय द कोर्ट, समटाइम्स क्या होता है कि कोर्ट में वैलिडेट सर्टेन अल्ट्रा वायर्स एक्ट, कोर्ट भी उनको वैलिडेट कर देता है अगर वो कंपनी के फ़ायदे के लिए हो और उसकी वजह से किसी को भी, किसी भी शेयर होल्डर, किसी भी क्रेडिटर को कोई नुकसान ना हुआ हो, तो इन सिचुएशंस में कोर्ट उस मतलब काम को वैलिड दे देता है कि हाँ ये ठीक है, वैलिड है, कंपनी के फ़ायदे के लिए किया है। और थर्ड सिचुएशन, थर्ड में यहाँ पे आपको केस स्टडी दी गई है जहाँ पे आप इसको और अच्छे से समझ सकते हो। केस स्टडी क्या है, एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रीचे, ठीक है। तो एक कंपनी का मतलब आपको केस स्टडी यहाँ पे दी गई है, आप बहुत इजीली इसको समझ जाएंगे। इस केस स्टडी में क्या है, एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी एक कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चरिंग करती है, ठीक है। अ कंपनी दैट मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड रेलवे कैरेज, क्या करती है वो, मैन्युफैक्चर और सेल करती है रेलवे के जो भी मतलब पार्ट्स होते हैं ना रेलवे कैरेजेस को, उनको सेल आउट करती है और उनको मैन्युफैक्चर करती है। और वो कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाती है किसी बंदे के साथ जिसका नाम है रीचे, और उस रीचे के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करती क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट करती है कि द कॉन्ट्रैक्ट वाज टू फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेलवे लाइन इन बेल्जियम, कि हम फाइनेंस करेंगे कंस्ट्रक्शन के काम को। अब वो इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गई, बट ऊपर हमने देखा कि ऐश्वर्य रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी का मेन काम क्या है, मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ रेलवे कैरेज। तो ये फाइनेंस का लोचा कहाँ से आ गया भाई, क्यों फाइनेंस करना है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मैन्युफैक्चरिंग एंड सिर्फ सोल्ड की बात हुई है, तो क्यों फाइनेंस करना है आपने किसी भी कंस्ट्रक्शन के काम को, आपको उसमें काम का है, क्या काम है मतलब, है ना। तो ये बियॉन्ड द पावर जाके उसने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ कि मैं इस रेलवे कंस्ट्रक्शन के काम में फाइनेंस प्रोवाइड करूँगा, किस खुशी में,
है ना। तो हाउएवर द कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिड नॉट इंक्लूड रेलवे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का काम का तो कोई लेना देना ही नहीं है ना, आपको उसके पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करना है और उनको सेल करना है। कंस्ट्रक्शन क्या आ गई बीच में, कंस्ट्रक्शन का तो कोई लेना देना ही नहीं है, ना फाइनेंस का लेना देना है। सो ये तो है ही नहीं उनका ऑब्जेक्टिव। तो कंपनी का मेन बिजनेस सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग तक ही सीमित था। तो बाद में कुछ डायरेक्टर्स को रियलाइज़ होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो रेलवे लाइन के साथ, वो तो कंपनी के पावर में है ही नहीं, और वो उस कॉन्ट्रैक्ट को लेने से ही मना कर देते हैं। सो दे रिफ्यूज टू ऑनर द कॉन्ट्रैक्ट। सो रिचे जो कॉन्ट्रैक्ट की सेकंड पार्टी थी वो उनको उठा के कोर्ट में ले जाती, भाई आ जाओ अब तुम लोगों को मैं दिखाता हूँ तुम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कैसे नहीं किया। वो आर्ग्यू करने लग जाते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। अब यहाँ पे लीगल क्वेश्चन क्या आता है, द की क्वेश्चन वाज कुड द कंपनी एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, जो मतलब आउटसाइड जो उनकी कंपनी के मतलब मेमोरेंडम से ही बाहर था, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंपनी अब एंटर हो चुकी है, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट लीगल था। अब यहाँ पे कोर्ट क्या डिसाइड करती है, द कोर्ट रूल इन फेवर ऑफ द कंपनी। कोर्ट क्या बताती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के फेवर में नहीं है, मतलब कंपनी के उसमें मेमोरेंडम में है ही नहीं, तो कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं अगर उन्होंने डिनाई कर दिया सो दैट इज़ राइट, क्योंकि वो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते और डायरेक्टर्स ने अपना हाथ खींच के कोई गलती नहीं की है क्योंकि उनकी बियॉन्ड द पावर था। तो आपका कॉन्ट्रैक्ट इसमें मतलब उन पर केस करने का मतलब ही नहीं बनता ना, क्योंकि ये कंपनी का काम है ही नहीं है वलीदा। तो इट हेल्ड दैट द कॉन्ट्रैक्ट वाज अल्ट्रा वायर्स बिकॉज बिल्डिंग रेलवे, जो रेलवेज को बिल्ड करना है मतलब वाज नोट, ये उनका वन ऑफ द कंपनी का ऑब्जेक्टिव नहीं है, उनके मेमोरेंडम में ही इसके बारे में डिस्कशन नहीं है। सो सिंस द कंपनी डिड नॉट हैव एनी लीगल अथॉरिटी, कंपनी के पास ऐसी कोई लीगल अथॉरिटी ही नहीं है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो गलत हुआ और आप इसको मतलब ये तो ख़त्म हो जाना चाहिए ना कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट का कोई लॉजिक ही नहीं है, कंपनी ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकती। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें की पॉइंट्स क्या समझने को मिले कि ये जो केस है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, ये क्लियरली इस्टेब्लिश हुआ था जिसमें हमें ये बताया गया कि कंपनी सिर्फ उन्हीं एक्टिविटीज़ में एंगेज हो सकती है जिसके बारे में उसने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डिस्कस किया है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी एक्टिविटी जो कि उसने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नहीं बताई, उस एक्टिविटी में वो काम करती है तो वो उसकी बियॉन्ड द पावर है और वो गलत मानी जाएगी और वो लीगली भी रजिस्टर्ड नहीं होगी। ठीक है, तो सिंपल टर्म्स में यहाँ पे आपको एक केस स्टडी और समझाई गई है समरी में। सो आई होप आप लोगों को ईजिली क्लियर होगी। यहीं पे हमारा चैप्टर नंबर 4 जो कि है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ख़त्म होता है गाइज। कोई भी जाना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चैप्टर प्लीज़ 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 इट्स अ रिक्वेस्ट स्किप मत करना। हर साल यानी कि पिछले 3 सालों से इस चैप्टर से हर साल एक क्वेश्चन ज़रूर आता है और जितनी डेप्थ में मैंने आपको इसको समझाने की कोशिश की है, अगर क्वेश्चन बोल्ड करके भी डालते हैं तो आप उसको लिख पाएंगे, बस समझ जाना कि चैप्टर कौन से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बाकी मुझे नहीं पता आपने कितना गौर से मुझे सुना, कितना मैंने समझाने की कोशिश की, आपको समझ आया या नहीं आया, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चंस क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। अब है हमारा अगला चैप्टर जो कि है चैप्टर 5 विच इज़ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बातें कर लेते हैं जैसे कि हम लोग करते ही हैं। तो बातों में अब बात क्या है कि जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया, जैसे आप लोगों से ना मुझे एक रिव्यू चाहिए, सिंपल सा रिव्यू है, आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जैसे कि हम लोग ना यूनिट 1 के 8 चैप्टर्स में से क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या मैं यूनिट 2 में से सिर्फ वही 2 चैप्टर्स ले आऊँ जिनमें से सिर्फ पिछले 4-5 सालों से कंटिन्यूसली क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि फुल बुक आप लोग पढ़ने वाले हो और फुल बुक करने का कोई लॉजिक भी है। आपका बेसिक मुझे कंसेप्ट का वो जो बेसिक सेट करना था वो हो चुका है। ठीक है, तो यूनिट 1 भी हमने कंप्लीट पूरे 8 के 8 चैप्टर्स कर लिए हैं भाई, तो यूनिट 1 से क्वेश्चन तो निकालेंगे। यूनिट 2 के कोई भी 2 या 3 चैप्टर्स करेंगे, ठीक है, जिसमें से पिछले 4-5 सालों से कंटिन्यूसली क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कंफर्म ज़रूर करें कमेंट सेक्शन के कि आपके लिए सिर्फ 2-3 चैप्टर्स इनफ रहेंगे यूनिट 2 के, कि आपको सारे के सारे चैप्टर्स ही चाहिए, क्योंकि यूनिट 1 की आप लोग देख सकते हो 2 आवर प्लस वीडियो जाएगी। 1.5 घंटे की पार्ट 1 की गई तो कुछ 1-1.5 घंटे की है। ठीक है, तो मैं नहीं चाहती कि यूनिट 2 में भी वही प्रेशर आए और बाकी सब्जेक्ट्स में भी, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स भी करने हैं और मेरे पास तो डेफिनेटली 5 से 6 क्लासेज हैं पढ़ाने वाली।
तो मैं सब में ऐसा नहीं कर सकती। तो प्लीज़ आप लोग मुझे ये ज़रूर बताएं कि ऐसे चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपको समझाए जाएं या हम लोग सिर्फ उन चैप्टर्स को पिक करें जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, जिनमें से पिछले कुछ सालों से कंटिन्यूसली क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आपका थोड़ा वो है कि थोड़ा बेस कम बनेगा, थोड़ा मतलब आपको वीडियो कम लेंथी होगी, बट आपको क्वेश्चंस तो फिर भी समझ आ जाएंगे डेफिनेटली, क्योंकि समझाए उस तरीके से जाएंगे तो आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। पर आप लोग प्लीज़ मुझे ये कंफर्म ज़रूर करें कि आपको फुल बुक मतलब एक स्टोरी की तरह समझनी है या आपको सिर्फ वही क्वेश्चंस चाहिए जो पास्ट ईयर्स में एग्जाम्स में है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ चैप्टर का क्वेश्चन है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसका पहला क्वेश्चन क्या है भाई? डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज अ सिल्वर लाइनिंग टू स्ट्रेंजर। सिल्वर लाइनिंग टू स्ट्रेंजर जो कि डील कर रहे हैं कंपनी के साथ। पहले बताओ डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या होता है। पहले बताओ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। अभी तक हमने मेमोरेंडम खेल लिया, अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बात करते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक कंपनी की रूल बुक होती है जिसमें डिस्कस किया जाता है कि कंपनी के क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, किन रूल्स को फॉलो करके आप कंपनी भी किसी भी पॉलिसी में चेंजेस कर सकते हो, किन रूल्स को फॉलो करके आप कंपनी में किसी भी बंदे को हायर कर सकते हो, किन रूल्स को फॉलो करके आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में जा सकते हो, किन रूल्स के साथ, मतलब सब रूल्स होते हैं ना जो, वो एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नामक रूल डॉक्यूमेंट होती है जिसमें होते हैं। और ये जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है ये कंपनी के मतलब इंटरनल जो एम्प्लॉयज़, शेयर होल्डर्स कह सकते हो आप, डायरेक्टर्स, इन सब के लिए होती है कि आपने रूल्स को फॉलो करके ही चलना है। ये आम पब्लिक के लिए नहीं होती है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किसके लिए होती थी? पब्लिक के लिए होती थी, जिसमें हम लोग क्रेडिटर्स जो भी बंदे कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को देख के करते थे। बट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी के अंदर जो मौजूद हैं लोग, उनको ये बताना कि कंपनी के ये रूल्स हैं, आपको इनको फॉलो करना है। ठीक है, अब आप लोग एक चीज़ समझो, मेमोरेंडम में क्या क्वेश्चन था? डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स यानी कि बियॉन्ड द पावर। और ये क्या है? डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इंडोर यानी कि कंपनी के अंदर आपको रूल्स को फॉलो करना है, अगर आप वो नहीं करते तो आप इंडोर मैनेजमेंट के बाहर जा रहे हो, फिर आपकी गलतियां हैं, फिर आपको फाइन लगेंगे। तो बेसिक आपको लॉजिक समझना है। अल्ट्रा वायर्स, मेमोरेंडम का केस, इंडोर मैनेजमेंट यानी कि अंदर वाली बातें करनी है तो वो क्या है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होती है। ठीक है, रूल बुक कहाँ पे यूज़ होती है? कंपनी के अंदर एक मीम भी था ना, गुरुकुल की कोई प्राण प्रतिष्ठा समथिंग है, तो वही चीज़ है कि कंपनी के भी कुछ रूल्स होते हैं जिनको आपको फॉलो करना है। ठीक है, जैसे गुरुकुल के रूल्स होते हैं। तो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, तो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एक लीगल प्रिंसिपल है जो कि आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आउटसाइड डीलिंग विद द कंपनी। प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू आउटसाइडर्स, आउटसाइडर्स को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। आप ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर कोई कंपनी है, ठीक है, हम लोग उस कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देख के उस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और वो कंपनी अपने मेमोरेंडम के ऑब्जेक्टिव्स को तो फुलफिल कर रही है, बट उसने कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। तो अब कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, आपस में रूल्स को फॉलो किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, आउटसाइडर को इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। तो ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है कि अंदर की बात मतलब है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में आउटसाइडर्स को तो कुछ नॉलेज नहीं है कि कंपनी आपस में डिस्कशन भी कर रही है कि नहीं, तो आउटसाइडर्स को ये प्रोटेक्ट करता है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कि कंपनी में इंडोर क्या हो रहा है ये आउटसाइडर्स को नॉलेज ही नहीं है। तो अगर कंपनी की वजह से आउटसाइडर्स को कुछ नुकसान होता है तो इंडोर मैनेजमेंट यहाँ पे आउटसाइडर्स को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, इट सर्व एज अ सेफ गार्ड फॉर थर्ड पार्टी और इंश्योर करता है कि वो जो अथॉरिटी है या कंपनी की उसके साथ रियलाई करें, ठीक है, विदाउट नीडिंग टू वेरीफाई कि जो इंटरनल प्रोसीजर जो कंपनी का है वो सही है या गलत है। मतलब ये एक तरह से थर्ड पार्टी को प्रोटेक्शन, सुरक्षा कवच देता है जो आउटसाइडर है। द डॉक्ट्राइन इज एसेंशियल फॉर प्रमोटिंग ट्रस्ट, ये ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस को प्रमोट करता है कमर्शियल ट्रांजेक्शन में। तो हम लोग डेप्थ में समझेंगे। अब ऑब्वियस ही बात है, आप इतना सा समझ के तो मेरी जान छोड़ोगे नहीं, तो डिटेल में जाएंगे। अंडरस्टैंड द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डेफिनेशन क्या है? The doctrine of indoor management refers to the presumptions that company's internal process
एंड रेगुलेशंस आर बीइंग फॉलो, कि कंपनी के जो इंटरनल प्रोसेस है और जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो प्रॉपरली फॉलो किए जाएं जब भी आप लोग आउटसाइडर्स के साथ डील कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप रूल्स रेगुलेशन फॉलो करके डील नहीं कर रहे हो और वो चीज़ आप बाहर वाले को पता ही नहीं चलेगी, उसको थोड़ा पता आपकी कंपनी के क्या रूल्स हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी के सिर्फ मतलब एम्प्लॉय अंदर वाले बंदू को ही पता होता है कि क्या है, क्या रूल्स हैं। आउटसाइडर्स को उसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं होती। सो दिस मीन्स दैट थर्ड पार्टी ये अज्यूम करती है कि जो भी कंपनी के ऑफिसर हैं या एजेंट्स हैं उनके पास ये अथॉरिटी है टू एक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी, की वो कंपनी के बिहाफ पे काम कर रहे हैं एज लॉन्ग एज इट अपेयर दैट दे आर डूइंग सो इन द यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस। जब तक वो मतलब बिजनेस के लिए मतलब प्रॉपर उसके रूल्स को फॉलो करके कर रहे हैं, तो थर्ड पार्टी को तो यही लग रहा है कि आप कंपनी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो मेमोरेंडम में बताया गया, जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बोला गया, उसी के हिसाब से चल रहे हो, ठीक है। बट अब ह्यूमन एरर कहाँ आएगा, कैसे आएगा, कब आएगा, कुछ पता नहीं है। वो कहते हैं ना, नीयत बदल जाती है, काम करते करते पैसा आता है तो बंदा बदल जाता है, वो हिसाब हो जाता है। सो देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है, कॉन्ट्रास्ट विद द डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। टू अंडरस्टैंड दिस, कि डॉक्ट्राइन को अच्छे से समझने के लिए हमें इंपॉर्टेंट है कि हम इसके बारे में भी डिस्कशन करें कि कॉन्ट्रास्ट डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या है। इसके अंदर क्या होता है, अंडर दिस डॉक्ट्राइन एनीवन जो भी कंपनी के साथ डील कर रहा है वो प्री अज्यूम कर रहा है, प्री अज्यूम टू बी अवेयर, कि वो उसके जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उस पर मतलब अवेयर है, उसको उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। दिस मीन दैट अगर कंपनी में इंटरनल रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया जा रहा तो आउटसाइडर इसके बारे में उनके ऊपर क्लेम नहीं कर सकता। ये क्या बात हुई, इसी वजह से ये डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट लाया गया है, जो कि आउटसाइडर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उनको अलाउ करता है कि आप ये अज्यूम करो कि इंटरनल प्रोसीजर प्रॉपर फॉलो हो रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो आपके साथ डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट स्टैंड लेगा, आपको वहाँ से जो भी है मतलब सिचुएशन को सॉल्व करवाएगा। तो इम्पॉर्टेंस क्या है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की, फर्स्ट फैसिलिटेट करता है बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को, यानी कि आपको फोर्स करते हैं कि आप रूल्स में रह के काम करो। द डॉक्ट्राइन मेक इट ईजियर, आउटसाइडर्स के लिए ईजी हो जाता है कि वो बिजनेस में एंगेज हो पाएँ, क्योंकि उनको ट्रस्ट होता है कि कोई उनको बचाने वाला है। इट एलिमिनेट द नीड for them to conduct extensive due diligence regarding for internal working of the company। तो जो भी उनकी नीड है या जो भी उनको लगता है कि कुछ गड़बड़ी हो सकती है, उसको ये डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एलिमिनेट कम कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से काम फैसिलिटेट हो जाता है, स्मूथली चलता है, फास्टर ट्रांजेक्शन्स होती हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंस, ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, लोगों को लगता है कि हाँ हम ट्रस्ट कर सकते हैं, कोई हमारे साथ खड़ा है, कुछ गड़बड़ होती है तो कोई तो हमें सपोर्ट करेगा, ठीक है। सो आउटसाइडर्स को ये मतलब अलाउ करता है कि वो रिलाई कर सकते हैं इस अथॉरिटी के ऊपर, जो भी कंपनी है। तो डॉक्ट्राइन फोस्टर ट्रस्ट, तो इसकी वजह से वो एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। थर्ड इम्पॉर्टेंस क्या है, ऑब्वियस है, अगर इन्वेस्टर को ये ट्रस्ट होगा कि हाँ अब हमें मेमोरेंडम में यकीन है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लिए इंडोर मैनेजमेंट हमारे लिए खड़ा है, तो इन्वेस्टमेंट्स इनकरेज होंगी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने पे ध्यान देंगे, कि क्रेडिटर्स को पता है कि वो किसी अथॉरिटी पे ऑफिशियली रिलाई कर सकते हैं, तो वो एंगेज होना चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी, इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, ग्रोथ होगी। अब अगला टॉपिक इसमें क्या बताया गया कि एप्लीकेशन ऑफ डॉक्ट्राइन कैसे अप्लाई हो सकता है, एग्जाम्पल्स बताई गई हैं। एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन, फर्स्ट है कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट। इफ़ अ कंपनी डायरेक्टर, जैसे है एक कंपनी का डायरेक्टर है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाता है एक आउटसाइडर के साथ, जो कॉन्ट्रैक्ट है अपेयर टू बी अ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, और जो आउटसाइडर है वो तो ये इस चीज़ पर रिलाई कर रहा है कि डायरेक्टर के पास अथॉरिटी है, तो वो बिना चेक करे मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा और प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करेगा। बट अगर डायरेक्टर ने वो प्रोसीजर फॉलो ही नहीं किया, तो उसके बारे में शेयर होल्डर्स को कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी, तो तब क्या होगा। तो यही चीज़ें यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की जा रही है, ध्यान से सुनो इसको। कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट क्या है, इफ़ अ कंपनी डायरेक्टर एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है किसी आउटसाइडर के साथ, एंड द कॉन्ट्रैक्ट जो अपेयर हुआ है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की तरह हुआ है, जो आउटसाइडर है वो तो इस चीज़ पे रिलाई कर रहा है कि डायरेक्टर के पास अथॉरिटी है, उसने बिना चेक किए उसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, विदाउट नीडेड टू चेक कि उसके पास उसने इंटरनल जो उसका प्रोसीजर है उसको फॉलो भी किया या नहीं किया।
जो बंदा आउटसाइडर था उसने डायरेक्टर की बातों पे यकीन कर लिया, उसने क्रॉस चेक किया ही नहीं, उसने ये ज़रूरी नहीं समझा कि उसको चेक करना चाहिए कि वो बंदा प्रोसीजर फॉलो भी कर रहा है कि नहीं। पहली एग्जाम्पल, ठीक है, जहाँ पे डॉक्ट्राइन अप्लाई हो जाएगा इंडोर मैनेजमेंट से। अब सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, नेगोशिएशन, जैसे कि ड्यूरिंग नेगोशिएशन इफ एन एम्प्लॉयर ऑफ एन कंपनी क्लेम टू हैव द अथॉरिटी टू बाइंड द कंपनी, वो क्लेम करता है कि उसके पास अथॉरिटी है कि वो कर सकता है, कंपनी के साथ बाइंड है। द आउटसाइडर तो अज्यूम करेगा ना कि द एम्प्लॉय इज एक्टिंग विद इन देयर, जो भी वो काम कर रहा है वो अथॉरिटी के अंदर ही रह के कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे उसको आउटसाइडर को इसकी कोई नॉलेज नहीं है। तो यहाँ पे ना आपको एक केस स्टडी के साथ समझाती हूँ, फिर से बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। और पेपर में आपने केस स्टडी ज़रूर लिखनी है अगर आपको जिसकी भी मैंने समझाई है, ठीक है। अब इस केस स्टडी में ये है किसकी है, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तर्क्वेन। इस केस स्टडी में क्या होता है, रॉयल ब्रिटिश बैंक कंपनी को ना लोन देता है, जो कंपनी का डायरेक्टर है लोन को बोरो कर लेता है मनी को, और कुछ बॉन्ड्स को इशू कर देता है, जैसे शेयर्स बॉन्ड्स इशू करते हैं ना, तो वैसे ही वो डायरेक्टर उन बॉन्ड्स को इशू कर देता है। अकॉर्डिंग टू द कंपनी के रूल्स डायरेक्टर को इसके बारे में पहले शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना चाहिए था ना, बॉन्ड्स को इशू करने से पहले, मतलब सबके साथ डिस्कस होना चाहिए था, अप्रूवल होना चाहिए था, फिर वो इशू होने चाहिए थे। डायरेक्टर ने अपनी मर्जी से यार पैसे लिए और बॉन्ड्स इशू कर दिए और बाद में उन पैसों को वापस भी नहीं किया। तो अब ये रूल्स को फॉलो नहीं किया गया, और इसके बारे में क्या बैंक को पता था, नहीं पता होगा। तो अकॉर्डिंग टू द कंपनीज रूल डायरेक्टर्स को अप्रूवल की ज़रूरत थी शेयर होल्डर से बॉन्ड्स को इशू करने से पहले। द बियॉन्ड वाज, जो अप्रूवल था वो नहीं लिया गया, नॉट obtained, और लेटर बाद में कंपनी ने उस लोन को पे करने से रिफ्यूज़ कर दिया। क्लेम किया द डायरेक्टर डिड नॉट हैव राइट टू इशू द बॉन्ड, उन्होंने ये क्लेम किया कि डायरेक्टर के पास ये राइट ही नहीं है कि वो विदाउट शेयर होल्डर्स के अप्रूवल के बॉन्ड्स को इशू कर दे। अब यहाँ पे जो सेकंड पार्टी थी तर्क्वेन, जो कि बैंक एज अ बैंक रिप्रेजेंट कर रही थी खुद को, तो उन्होंने वो कंपनी को ले गई भी कोर्ट में। आज आप तो कोर्ट में, हम वहाँ पे बात करेंगे। अब वहाँ पे उन्होंने क्या आर्ग्यू किया कि बैंक के पास कोई रास्ता था कि उसको ये पता चलता कि इंटरनल प्रोसीजर प्रॉपरली फॉलो हुआ है या नहीं हुआ। उन्होंने तो डायरेक्टर की बातों पे भरोसा कर लिया, डायरेक्टर ने शेयर्स जो बॉन्ड्स हैं उनको इशू किया और उन्होंने बदले में लोन दे दिया। अब इसके बारे में बैंक को कैसे पता होता ना कि डायरेक्टर ने शेयर होल्डर का अप्रूवल लिया ही नहीं। तो यहाँ पे लीगल क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि बैंक जो है क्या इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि ये चीज़ बैंक को चेक करनी चाहिए थी कि उसने इंटरनल अप्रूवल लिया कि नहीं लिया, या उसको डायरेक्टर की बातों पे इजीली विश्वास कर लेना चाहिए। तो क्या ये वैलिड है। तो यहाँ पे कोर्ट क्या डिसाइड करता है, द कोर्ट रूल्ड इन द फेवर ऑफ द बैंक, वो बैंक के फेवर में आता है और बोलता है कि बैंक एक आउटसाइडर है, ठीक है, और वो यही अज्यूम करेगा कि कंपनी अपने इंटरनल रूल्स प्रोसीजर को करेक्टली फॉलो कर रही है। अब किसी को क्या पता भाई आप अपना प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, इवन इफ दे हैव नॉट बी, तो उन्होंने नहीं किया। तो यहाँ पे एक रूल है इंडोर मैनेजमेंट रूल जो उनकी प्रोटेक्शन के लिए है। तो की पॉइंट क्या बताता है, द इंडोर मैनेजमेंट रूल्स का मतलब क्या है। इंडोर मैनेजमेंट हमें यहाँ पे क्या बताता है कि जो भी आउटसाइडर्स डील कर रहे हैं कंपनी के साथ, हम उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उनको कंपनी के इंटरनल प्रोसीजर के बारे में भी नॉलेज हो। कंपनी के अंदर नहीं आए हैं वो लोग, बाहर से डील कर रहे हैं। सो एज लॉन्ग एज इट look like the company representative are acting within their authorities, आउटसाइडर्स ये अज्यूम करेंगे कि जो सब काम हो रहा है वो विद इन ऑर्डर हो रहा है, लोग अपने प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं। अगर कुछ भी इंटरनली गलत होता है सो इट इज़ द कंपनीज प्रॉब्लम नॉट द आउटसाइडर। तो एक कंपनी की प्रॉब्लम है, आउटसाइडर की नहीं। अगर आपकी कंपनी के अंदर आपके रूल्स फॉलो नहीं किए जा रहे तो आउटसाइडर क्यों यार नुकसान झेले। बैंक की क्या गलती थी, बैंक को थोड़ा पता है कि आपको पहले परमिशनें लगती हैं अगर आपको कोई भी बॉन्ड्स इशू करने हैं, ये तो आपकी कंपनी के रूल्स हैं। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल बताई गई है, इफ़ अ कंपनी डायरेक्टर साइन करता है कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के बिहाफ पे, और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दिखता तो वैलिड है, एंड द अदर पार्टी कैन अज्यूम करता है कि डायरेक्टर के पास उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने का राइट भी है, पर अदर पार्टी को ऑब्वियस है वो डायरेक्टर की बात फॉलो कर रही है, उसने को लग रहा है कि उसने पूरे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो किए, बट एक्चुअल में डायरेक्टर ने ऐसा कुछ किया नहीं किया। तो ये मेन केस यही है, ये कंपनी जो केस है ये प्रोटेक्ट करता है जो भी
लोग कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स में फंस जाते हैं वहाँ पे उनको हेल्प करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आपको और पॉइंट्स दिए गए हैं जिसमें केस स्टडी की ही बात की गई है कि क्या लिमिटेशंस हैं, क्या बेनिफिट्स हैं अगर आप डील करते हो विद द कंपनी, अगर बेनिफिट्स क्या मिलते हैं किसी भी स्ट्रेंजर को अगर वो कंपनी के साथ डील करता है। डेफिनेटली आपको लीगली प्रोटेक्ट करता है, आप फेयरनेस को प्रमोट करता है, आप अकाउंटेबिलिटी को कहीं ना कहीं इंकरेज करता है कि हाँ हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं अगर हमारी तरफ से गलती होती है, रूल्स फॉलो नहीं किए जाते। तो यहीं पे ये जो इंडोर मैनेजमेंट का क्वेश्चन है बेसिक देखिए, इसके अंदर पॉइंट्स तो बहुत लिखे हैं जो हमने थोड़े से ऊपर आई थिंक स्किप भी किए, बट मेन कंसेप्ट क्या है कि इंडोर मैनेजमेंट है। तो अब उसके बेनिफिट पूछें, फीचर पूछें, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, स्कोप, क्लोजेज, कुछ भी पूछ सकते हैं पेपर में। ठीक है, तो आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप प्लीज़ लिख के आना, पेपर खाली मत छोड़ना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि डिफरेंस क्या हुआ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ईजिली अटेम्प्ट कर लोगे जितनी मैंने अभी तक आपको ऊपर नीचे सारी भाषा में समझाया है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, और अगर पेपर में आपको बाय चांस डिफरेंस आ जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स वर्सेस डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, तो वो भी कृपया करके लिख आइएगा क्योंकि आपको पता है। ठीक है, अब ये डिफरेंस मुझे नहीं लगता मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए, जितना मैंने आपको समझाया मेमोरेंडम और आर्टिकल के बारे में। तो प्लीज़ यहाँ से हम लोग करेंगे अब जंप, क्योंकि इतनी मेरे में सहन शक्ति नहीं है कि सेम चीज़ दोबारा आपको एक्सप्लेन करें। चैप्टर 6 की बात करते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन पेपर में मोस्टली देखा जाता है, 2021 में भी आया था, 2 में भी आया था, बुक बिल्डिंग। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। चाहे आपको पूछें बुक बिल्डिंग बताओ, चाहे बोलें शॉर्ट नोट ऑन बुक बिल्डिंग लिखो, चाहे बोलें उसका प्रोसेस। वैसे सिंपल पूछते हैं कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बुक बिल्डिंग, तो आप इसमें इसका प्रोसीजर भी लिख सकते हो ना। बुक बिल्डिंग क्या होती है, पहले तो ये बताओ बुक बिल्डिंग क्या है। When a company wants to issue shares to the public, तो उनको डिसाइड करना पड़ता है कि किस प्राइस पे आप लोग अपने शेयर्स को मार्केट में इशू करोगे। ठीक है, तो ये प्राइस डिसाइड करना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे अब कंपनी को एक ऐसा प्राइस चाहिए कि जो फ्लेक्सिबल भी हो, तो मतलब कुछ ऐसा तरीका ढूंढती है वो कि मतलब प्राइस एक ऐसा होना जो सबके लिए सही हो। ठीक है, सो बुक बिल्डिंग इज़ अ फ्लेक्सिबल एंड ट्रांसपेरेंट एक तरीका है जिसके थ्रू आप लोग प्राइस फाइंड आउट कर सकते हो कि हाँ हमारे शेयर्स का सही टिकाऊ यही प्राइस होना चाहिए। सो आप एक फिक्स प्राइस नहीं सेट करते अपने शेयर्स का, आप उनको इशू करने से पहले ना उसकी एक ऑफर रेंज निकालते हो प्राइस की, कि 100 से लेके 120 के बीच में या 200 से लेके 300 के बीच एक रेंज। ठीक है, आपने रेंज बता दी कि 50 से 100 के बीच में आप लोग बिड करें, बोलियां लगाएं, हम देखेंगे क्या प्राइस है। सो इन्वेस्टर्स प्लेस देयर बिड, इस रेंज के बीच में इन्वेस्टर्स अपनी बोली लगाते हैं। अब आपको इतना समझ आ गया बुक बिल्डिंग क्या होती है। बुक बिल्डिंग में एक कंपनी होती है जो अपने शेयर्स को पब्लिक करना चाहती है बट वो एक्चुअल प्राइस डिसाइड नहीं कर पाती, तो विद द हेल्प ऑफ बुक बिल्डिंग एक ऐसा तरीका है जिसकी हेल्प से आप वो प्राइस डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, अब इसके एलिमेंट्स क्या हैं। फर्स्ट होता है इशूअर, जो कंपनी शेयर्स को इशू करती है मनी को रेज करने के लिए। दूसरा बंदा होता है, इसमें एलिमेंट होता है बिडर, जो कि बोली लगाते हैं। थर्ड होता है प्राइस बैंड, यानी कि एक प्राइस की रेंज जो आप डिसाइड कर देते हो कि इससे और इसके बीच में आपको बोली लगानी है। ठीक है, गोल क्या होता है बुक बिल्डिंग का। द गोल ऑफ बुक बिल्डिंग इज टू अंडरस्टैंड कि आपके कंपनी के शेयर्स की मार्केट में क्या डिमांड है और उसका जो फेयर प्राइस है उसको इंश्योर करना कि क्या उसका एक्चुअल सही प्राइस हो सकता है। ठीक है, कि इन्वेस्टर्स का कितना इंटरेस्ट है मार्केट में, उसकी कितनी डिमांड है, क्या सप्लाई है, उसके अकॉर्डिंग आप उसका प्राइस फिर डिसाइड कर पाओगे। तो बुक बिल्डिंग आपको प्राइस डिसाइड करने में मदद करेगी। अब इसका प्रोसीजर क्या है, पहले तो आप एक बुक रनर यानी कि बुक बिल्डिंग का जो सारा झमेला है, मतलब रेंजेस सेट करनी, मतलब पूरा एक फंक्शन बनाना, उसके लिए एक आप बुक रनर को अपॉइंट करोगे। कंपनी एक इसके लिए किसी भी इन्वेस्टमेंट बैंक को हायर कर सकती है, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हायर कर सकती है जो आपके बुक रनर की तरह काम करेंगे। द बुक रनर वो रिस्पॉन्सिबल होगा कि उसने पूरे बुक बिल्डिंग के प्रोसेस को मैनेज करना है। ठीक है, कंपनी तो नहीं कर पाएगी, उसको इस चीज़ की नॉलेज नहीं होगी। सेकेंड प्रोसेस में क्या होगा, आप एक प्राइस की रेंज सेट करोगे, प्राइस बैंड इज सेट। द कंपनी अलोंग विद द बुक रनर सेट करेगी एक प्राइस रेंज। ये जो रेंज होगी, जैसे यहाँ पे लिखा हो ना 100 से लेके 120 के बीच में यहाँ पे। ठीक है, अब थर्ड उसके बाद होगा आप एक इशू करोगे रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस।
रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट है जिसमें इन्वेस्टर्स को सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि कंपनी में क्या है, क्या कंपनी का बिजनेस है, क्या कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, कितना कंपनी रिस्क लेती है, सब डिटेल्स उस रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस में बताई जाती है। और बस उसमें एक प्राइस डिसाइडेड नहीं होता कि क्या प्राइस है, तो प्राइस का एक रेंज बता दी जाती है कि प्राइस बैंड प्रोवाइड कर दिया गया, ठीक है। तो ये कंपनी को, मतलब ये कंपनी जो ये डॉक्यूमेंट है ये पब्लिक को दे देती है बोली लगाने से पहले, बिडिंग से पहले, ठीक है। उसके बाद बोलियां लगती हैं, इन्वेस्टर्स जो भी उन शेयर्स को बाय करने में इंटरेस्टेड होते हैं वो बोलियां लगाते हैं, ठीक है। तो ईच इन्वेस्टर्स स्पेसिफाई नंबर ऑफ शेयर्स पे बोली लगाते हैं, जितने भी उनको वो बाय करना चाहते हैं और जितना प्राइस वो पे करना चाहते हैं, जितनी भी होती है। उसके बाद बुक इज बिल्ड, यानी कि इन्वेस्टर्स प्लेस करते हैं अपनी बिड को और बुक रनर कंप्लाई करता है, मतलब उन सभी बोलियों के जो भी लगी हैं उनको कंप्लाई एक नोट कर लेता है, जिसको बोलते हैं कि बुक में एक उसने नोट कर ली सारी बोलियां कि किसने कितने प्राइस पे लगाई। वो बुक शो करती है कि कितने इन्वेस्टर्स कितने प्राइस में इंटरेस्टेड हैं, कितना प्राइस सब इन्वेस्टर्स हमें ऑफर कर रहे हैं। तो अब फाइनल प्राइस डिटरमाइन किया जाएगा, यानी कि प्राइस डिस्कवर किया जाएगा कि एक्चुअल क्या प्राइस होना चाहिए हमारे शेयर्स का। आफ्टर द बिडिंग पीरियड इज ओवर, जब बिडिंग खत्म हो जाएगी, जो बुक रनर है जिसको आपने अपॉइंट किया था वो अनाउंस करेंगे सारी बोलियों को कि सबसे ज़्यादा हाई प्राइस पे किसने बोली लगाई। जिस भी डिमांड के अकॉर्डिंग जो भी फाइनल प्राइस डिसाइड होगा उस प्राइस पे शेयर्स को मार्केट में इशू कर दिया जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं कि प्राइस डिस्कवर कर दिया हमने। जो फाइनल प्राइस है वो हाईएस्ट प्राइस पे ही क्लोज होता है, ठीक है, जो भी उसकी डिमांड होती है। उसके बाद शेयर्स को अलॉट कर दिया जाता है। वंस द प्राइस इज डिटरमाइंड, तो शेयर्स को अलॉट कर दिया जाएगा, जिनकी भी बिड बोली सक्सेसफुल होगी उनको शेयर्स दे दिए जाएंगे। कई बार क्या होता है, डिमांड बहुत ज़्यादा हाई होती है तो सब इन्वेस्टर्स को जितने जितने नंबर ऑफ शेयर्स उन्होंने मांगे हैं उतने नहीं दिए जाते, तो कुछ को कुछ थोड़े प्रोपोर्शन में बांट के शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अब उसके बाद वो हो गया, शेयर्स बांट दिए। अब लिस्टिंग ऑन द स्टॉक मार्केट, ऑब्वियस है आफ्टर द शेयर्स आर अलॉटेड कंपनीज को अपने शेयर्स को लिस्ट भी तो करना होगा स्टॉक मार्केट में, तभी तो इन्वेस्टर्स उसके ऊपर ट्रेडिंग कर पाएंगे। अब यहाँ पे आपको एग्जांपल दी गई है तो आप रीड आउट करिए। बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट है कि बुक बिल्डिंग क्या होती है। अब इसमें बेनिफिट क्या है कि एक फेयर प्राइस डिसाइड हो जाता है जो इन्वेस्टर्स बोली लगाते हैं, ट्रांसपेरेंसी होती है, आपके सामने ही बोली लगती है, एफिशिएंसी होती है, बेटर मार्केट को आप देख पाते हो कि क्या एक्चुअल में आपकी कंपनी का मार्केट में फ्यूचर क्या है, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन दी गई है, यहीं पे क्वेश्चन खत्म। सेकंड, अब हम लोग हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज अ प्रोस्पेक्टस, हु आर लाइबल फॉर मिस स्टेटमेंट इन अ प्रोस्पेक्टस, कि कौन लाइबल होगा अगर प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट यानी कि गलती होती है। तो आपको इस एक्सटेंट को एक्सप्लेन करना है सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटी के साथ, ठीक है, कि अगर जो प्रोस्पेक्टस है उसमें सिविल मिसस्टेटमेंट हुई है या क्रिमिनल मिसस्टेटमेंट हुई है। तो एक क्वेश्चन देखिए 2019 वाला 2023 में अगेन रिपीट हुआ था 15 मार्क्स में। तो क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से समझिएगा, पूरा कंसेप्ट इजी रहेगा जैसे अभी तक की वीडियो रही है, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिए, ठीक है। मीनिंग क्या है पहले तो देखिए प्रोस्पेक्टस का। प्रोस्पेक्टस इज अ फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट जो कि एक कंपनी इशू करती है अपनी सिक्योरिटीज़ को ऑफर करने के लिए पब्लिक को। पब्लिक जैसे हम लोग कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं, हर कॉलेज का एक प्रोस्पेक्टस होता है, वैसे ही कंपनीज का भी एक प्रोस्पेक्टस होता है जिसमें वो अपनी सारी इंफॉर्मेशन देती हैं कि क्या होगा, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, सब कुछ, ठीक है। इसमें इंफॉर्मेशन होती है, इट प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी कि क्या उसका फाइनेंशियल स्टेटस है, उसकी पूरी डिटेल कि क्या सिक्योरिटीज़ वो ऑफर करेगी, कितना अमाउंट होगा, क्या फाइनेंशियली रहेगा, सब कुछ उस प्रोस्पेक्टस में एक्सप्लेन्ड होता है। अब प्रोस्पेक्टस हेल्प करता है इन्वेस्टर्स को कि वो उसके मतलब कि आपको उस कंपनी के शेयर्स या सिक्योरिटीज़ को बाय करना है नहीं करना है उसके बारे में आप डिसीजन ले पाओ। बट प्रोस्पेक्टस देखे बिना वो डिसीजन नहीं ले पाते हो। कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए पहले प्रोस्पेक्टस लेते हो ना, तो वैसे ही कंपनीज का भी प्रोस्पेक्टस होता है। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 अ प्रोस्पेक्टस इंक्लूड एनी डॉक्यूमेंट जो कि डिस्क्राइब करती है, डिस्क्राइब और इशू एज अ प्रोस्पेक्टस। दिस ऑल्सो इंक्लूड एनी नोटिस, सर्कुलर्स और एडवर्टाइजमेंट जो कि पब्लिक को इनवाइट करते हैं कि आओ और हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब करो,
ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, जो प्रोस्पेक्टस है इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं एक कंपनी को, कि कंपनी का आखिर वजूद क्या है, कंपनी खुद क्या है। अब प्रोस्पेक्टस में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि क्या क्या चीज़ें बताई होती हैं। पहले कॉलेज का नाम बताते हैं, डिटेल ऑफ द कंपनी, कि क्या उसका बैकग्राउंड है, कितने सालों से कॉलेज एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप सिंपल लेके चलो, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी, नेम, रजिस्ट्रेशन ऑफिस, बिजनेस ऑपरेशन, सब कुछ बताया होता है। सेकंड, डिटेल ऑफ द सिक्योरिटी, कॉलेज में आपको कौन कौन सी क्लासेस की स्टडीज़ अवेलेबल होंगी, वैसे ही यहाँ पे डिटेल ऑफ सिक्योरिटी, क्या टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़ आपको ऑफ़र की जाएंगी, किस प्राइस पे ऑफ़र की जाएंगी, क्या क्वांटिटी रहेगी उनकी। थर्ड, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन। फोर्थ एलिमेंट, रिस्क फैक्टर, कोई भी कि कितना आपको इन्वेस्ट करने पे रिस्क का जो रेशियो है वो दिया जाएगा। एनी रिस्क एसोसिएटेड विद इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी सिक्योरिटीज और नोट, कि कितना रिस्क फैक्टर है, ठीक है। ये चीज़ें सब प्रोस्पेक्टस के एलिमेंट्स बताते हैं, उसमें बताया जाता है। और फिफ्थ एलिमेंट क्या है, डिटेल्स ऑफ डायरेक्टर एंड प्रमोटर, कि कौन कंपनी का डायरेक्टर है, कौन कंपनी का प्रमोटर है, कौन कंपनी का मैनेजमेंट संभाल रहा है। अब ये तो हो गई कि सिंपल सा एक प्रोस्पेक्टस क्या होता है, क्या क्या उसके अंदर डिस्क्राइब किया होता है, कि क्या उसके अंदर मेन एलिमेंट्स के कंसेप्ट होते हैं। अब अगर उस प्रोस्पेक्टस में गलती हो जाती है तो कौन लायबल होगा उसके लिए। मिस स्टेटमेंट इन अ प्रोस्पेक्टस अगर हो जाती है तो कौन देखेगा। मिस स्टेटमेंट इन अ प्रोस्पेक्टर रेफर्स टू एनी अनट्रू या मिसलीड इंफॉर्मेशन हो सकती है, जो भी आपने उस डॉक्यूमेंट में कोई भी एक भी अगर गलत डॉक्यूमेंट वहाँ पे डाल दी तो वो प्रोस्पेक्टस गलत हो जाएगा। और अगर इफ़ अ कंपनी प्रोवाइड फॉल्स और मिसलीड स्टेटमेंट इन इट्स प्रोस्पेक्टस, सो वो एक क्राइम कमिट कर रही है एक तरह से। सो इफ़ इट ओमिट्स नेसेसरी इंफॉर्मेशन दैट कुड अफेक्ट इन्वेस्टर डिसीजन, तो इसको मतलब उसने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन छुपा दी जिसकी वजह से इन्वेस्टर का डिसीजन ही बदल गया कि वो कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। अगर वो इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टर को पता होती तो वो कभी भी हमारी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते। जैसे कॉलेज वाले आधी इन्फॉर्मेशन छुपाते हैं ना, प्रोस्पेक्टस में पूरी नहीं बताते, और हम कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, बाद में ही कॉलेज के असली रंग पता चलते हैं, है ना। तो उसको हम लोग मिस स्टेटमेंट कंसीडर करेंगे। सो मिस स्टेटमेंट कैन अक्कर डेलिबरेटली और ड्यू टू नेग्लिजेंस, ये तो या तो हो सकता है कि आपने जानबूझ के किया है कि आप फ्रॉड करना चाहते थे, या तो नेग्लिजेंस की वजह से या आपकी लापरवाही की वजह से हो सकती है। सो दो तरह की मिस स्टेटमेंट होती है, एक होती है अनट्रू स्टेटमेंट, जब व्हेन द प्रोस्पेक्टस इंक्लूड एनी फॉल्स और मिसलीड इंफॉर्मेशन, जब प्रोस्पेक्टस में गलत और मिसलीड इंफॉर्मेशन इंक्लूड हो जाए, या मटेरियल इंफॉर्मेशन ओमिशन, यानी कि व्हाट व्हेन इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट शुड हैव बीन डिस्क्लोज्ड आर ओमिटेड, जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपने बताए ही नहीं, जो कि एक इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने से पहले जानने ज़रूरी थे, वो डिस्क्लोज ही नहीं हुए, प्रोस्पेक्टस में ओमिट ही नहीं हुए। दो तरह की गलतियाँ और दोनों ही भारी। तो हु इज़ लाइबल, इस अगर मिस स्टेटमेंट में, ये जो प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट हो जाती है, कौन इसके लिए लाइबल है। तो सेवरल इंडिविजुअल्स ऑफिस और एंटिटीज़ जो भी इस प्रोस्पेक्टस को बनाने में इन्वॉल्व हैं, डायरेक्टर, प्रमोटर, शेयर होल्डर, सब घसीटे में आएंगे, ठीक है। बोथ पास्ट का डायरेक्टर है, चाहे वो डायरेक्टर पहले था कंपनी का वो भी, और प्रेजेंट डायरेक्टर, दोनों घसीटे में आएंगे। सेकंड नंबर पे प्रमोटर्स, जिन्होंने मतलब उसको प्रोस्पेक्टस इशू हुआ तो आपने देखा क्यों नहीं। थर्ड, एक्सपर्ट्स, जिनकी एडवाइस ली गई थी, ऑडिटर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, जिन्होंने अपनी बड़ी बड़ी एडवाइजेस दी कि हम एक्सपर्ट्स हैं, सब घसीटे में आएंगे जब मिस स्टेटमेंट पकड़ी गई, ठीक है। फोर्थ, पर्सन ऑथराइज द इशू, एनी पर्सन हु हैज़ ऑथराइज द इशू ऑफ द प्रोस्पेक्टस इंक्लूडिंग कंपनी ऑफिशियल्स, पर्सन जिसने इशू ऑथराइज किया इशू को कि प्रोस्पेक्टस इशू कर दो, कंफर्म है, सब कुछ सही है, अप्रूवल दे दिया, सबके सब घसीटे में आएंगे। अब ये तो हो गई कि लाइबिलिटी क्या है। अब क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपको सिविल
लाइबिलिटी और क्रिमिनल लाइबिलिटी के बारे में बताना है, ठीक है। तो पहले सिविल लाइबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट, अगर सिविल लाइबिलिटी हो जाती है, मिस स्टेटमेंट हो जाती है प्रोस्पेक्टस में अंडर द कंपनीज एक्ट, पर्सन हु सफर अ लॉस, जिसको मतलब नुकसान हुआ है ड्यू टू मिस स्टेटमेंट, कैन स्यू, तो वो कंपनी के ऊपर केस फाइल कर सकता है क्योंकि उसके ऑब्वियस है उसकी वजह से उसका नुकसान हुआ है। तो सिविल लाइबिलिटी रेफर्स टू कंपनसेट द अफेक्टेड पार्टी। सिविल लाइबिलिटी क्या करती है कि आप जो भी अफेक्टेड पार्टी है उसको कंपनसेट कर देते हैं, ठीक है, कि वो कंपनसेट मतलब कंपनसेट कर दो या क्लेम करवा सकते हैं इंडिविजुअल जो भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सिंपली आप उससे बात कर सकते हो और उससे क्लेम कर सकते हो कि मेरा ये नुकसान हुआ है, ठीक है। तो एक्सटेंट क्या है सिविल लाइबिलिटी के? फर्स्ट, कंपनसेशन फॉर लॉसेज। एनी पर्सन जो भी परचेज करता है सिक्योरिटी को उस गलत इंफॉर्मेशन के बेस पे, तो वो कंपनसेशन को क्लेम कर सकता है कि भाई मेरा फाइनेंशियल लॉस हो गया है, आप चुपचाप क्लेम पे कर दो। सेकंड, वो जॉइंट और सेवरल लाइबिलिटीज़, ऑल इंडिविजुअल्स जितने भी इन्वॉल्व हैं उस प्रोस्पेक्टस को इशू करने में, वो जॉइंटली मिलजुल के उसका भुगतान करेंगे, जो भी नुकसान हुआ है इक्वली डिवाइड करेंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे कि हाँ जी हुआ है और जॉइंटली उस नुकसान को पे करेंगे। दिस मैन द अफेक्टेड पार्टी क्लेम करेगी कि आप सब लोग मिलके मुझे वो कॉम्पनसेट करो। ऑल रिस्पॉन्सिबल पर्सन शुड कॉम्पनसेट मी, या उनमें से कोई भी एक वो फुल अमाउंट मुझे कॉम्पनसेट कर दे, ठीक है। द अफेक्टेड पर्सन को ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि चाहे वो फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की गई वो इंटेंशनली हुई या आपकी गलतियों की वजह से हुई, उसको ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। वो डायरेक्टली क्लेम कर सकता है कि भाई आपकी वजह से मुझे नुकसान हुआ है, यू हैव टू पे द अमाउंट। इट इज़ इनफ कि इंफॉर्मेशन गलत है, मिसलीड है, जिसकी वजह से मुझे फाइनेंशियल लॉस हुआ, देन यू हैव टू पे द अमाउंट टू मी, ठीक है। अब अभी तक हमने क्या पढ़ा? सिविल लाइबिलिटीज़ के बारे में। अब करेंगे क्रिमिनल लाइबिलिटी। जानबूझ कर प्रोस्पेक्टस गलत बनाया गया, गलत इंफॉर्मेशन, क्रिमिनल, आपका इंटेंशन ही धोखा करना था, फ्रॉड करना था, क्रिमिनल लाइबिलिटी। सो क्रिमिनल लाइबिलिटी कब अराइज होती है? जब मिसस्टेटमेंट मेड फ्रॉडल्टी, मतलब जानबूझ के और विद द इंटेंट टू डिसीव, धोखा देने के मकसद से ही की गई हो। सो अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 जो भी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल होगा इस मिसलीड प्रोस्पेक्टस के लिए उसको क्रिमिनल चार्जेस फेस करने पड़ेंगे। सिविल लाइबिलिटी अलग है कि सिंपल निपटा दोगे, क्लेम पे कर दोगे, ख़त्म। यहाँ पे फ्रॉड जानबूझ के हुआ है, क्रिमिनल लाइबिलिटी बनती है। फर्स्ट, इम्प्राइजनमेंट यानी कि जेल की सज़ा, कारागार। सो इंडिविजुअल जो भी गिल्टी पाया जाएगा फ्रॉड के चक्कर में, जो भी जिसने मिसस्टेटमेंट की है उसको जेल की सज़ा सुनाई जाएगी। ये जेल की जो सज़ा है ये 6 महीने से लेकर 10 साल तक की हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपने कितना बड़ा फ्रॉड किया। और आपको फ़ाइन, सेकंड नंबर पे फ़ाइन, इसके साथ आपको फ़ाइन भी पे करना पड़ सकता है जो कि हो सकता है 3 करोड़ तक, फाइन अप टू 3 करोड़, या आपको दोनों हो सकते हैं, यानी कि आपको जेल की सज़ा भी होगी और आपको फ़ाइन भी पे करना पड़ेगा। सो क्रिमिनल लाइबिलिटी, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सिविल लाइबिलिटी में आप ले दे के छुटकारा पा सकते हो, बट क्रिमिनल लाइबिलिटी में ऐसा नहीं होगा। अगर कोई पकड़ा गया कि भाई आपने क्रिमिनल लाइबिलिटी की है, देन यू हैव टू गो टू जेल और वहाँ के दर्शन करने पड़ेंगे, ठीक है। अब अगर इन केस आप मतलब मिस स्टेटमेंट हो गई और गलती से या मतलब हो गई, आपके पास वैलिड रीजंस है जब वो हुई, तो आपके पास वैलिड रीजंस अवेलेबल है कि वो गलती क्यों हुई, तो डिफेंस कैसे कर सकते हो आप उसके अगेंस्ट? तो देयर आर सर्टन डिफेंस अवेलेबल टू इंडिविजुअल जो भी अक्यूज हैं कि लाइबिलिटी पे करो, मिस स्टेटमेंट किया आपने प्रोस्पेक्टस में। सो सबसे फर्स्ट जो है डिफेंस क्या है कि लैक ऑफ कंसेंट। इफ़ अ डायरेक्टर और पर्सन ये प्रूव कर देते हैं कि जो प्रोस्पेक्टस है वो इशू हुआ था विदाउट देयर नॉलेज, कि उनको पता ही नहीं था जब वो प्रोस्पेक्टस इशू हुआ कि उनमें वो मतलब इंफॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं है, उनको पता ही नहीं कि मतलब क्या उसमें गलती की गई, तो इस केस में वो खुद को डिफेंस कर पाएंगे अगर ये डायरेक्टर्स प्रूव कर दें तो कि प्रोस्पेक्टस जब इशू हुआ उनकी नॉलेज और कंसेंट के बिना इशू हुआ, ठीक है। सेकंड, विड्रॉल ऑफ कंसेंट। अगर कोई बंदा प्रोस्पेक्टस जो गलत है उसके इशू होने से पहले ही अपना हाथ पीछे खींच ले कि मेरी कंसेंट नहीं है इस प्रोस्पेक्टस को इशू करने में, और वो इस बात को प्रूव कर दे, तब भी वो
लाइबिलिटी पे करने से बच जाएगा। इफ़ अ पर्सन विड्रॉ देयर कंसेंट बिफोर द इशू ऑफ द प्रोस्पेक्टर, तब भी वो लाइबल नहीं होगा, उसको पे नहीं करना पड़ेगा। थर्ड, उसके पास रीजनेबल बिलीफ इन ट्रूथ। इफ़ द इंडिविजुअल कैन प्रूफ दैट दे हैड रीजनेबल ग्राउंड्स, कि उसको उस इंफॉर्मेशन पे बिलीव करना पड़ा कि वो सही थी जो उसने प्रोस्पेक्टस में बताई, जो कि आज के समय में सही नहीं है, बट जब उसने प्रोस्पेक्टस बनाया तब उसके पास ऐसे पॉइंट्स थे, ऐसे बिलीव्स थे जो उस इंफॉर्मेशन को सही बताते थे, तब भी वो लाइबिलिटी से बच सकता है। फोर्थ, एक्सपर्ट्स ओपिनियन। इफ़ द फॉल्स स्टेटमेंट वाज मेड बेस्ड ऑन एक्सपर्ट एडवाइस, तो जो पर्सन खुद डिसीजन ले ही नहीं सकता, जिसने एक्सपर्ट को हायर किया, तो वो पर्सन तो लाइबल नहीं है, फिर एक्सपर्ट यहाँ फंसेगा। सो द पर्सन मे नॉट बी हेल्ड लाइबल इफ दे आर रीजनेबल रिलाई ऑन द एक्सपर्ट एडवाइस, तब भी वो पे करने से बच जाएगा। अब आपको क्रिमिनल लाइबिलिटी क्लियर है, सिविल लाइबिलिटी क्लियर है, दोनों में अगर हो जाता है, गलती हो जाती है, तो आपको डिफेंस कैसे करना है वो क्लियर है, प्रोस्पेक्टस क्लियर है, प्रोस्पेक्टस में क्या एलिमेंट्स थे हमने वो पढ़े, क्लियर है। अब क्वेश्चन का कंक्लूजन, तो क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे समाप्त, क्वेश्चन का कंक्लूजन आप पढ़ेंगे खुद। चैप्टर नंबर 7 को अभिज्ञो हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 8 के बारे में। चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं भाई। अगर आप लोग, मैं आपको पहली पार्ट में भी बताया था कि आपके लिए चैनल पर मेंबरशिप का ऑप्शन ओपन किया गया है। सो अगर आप में से कोई भी उस मेंबरशिप को ज्वाइन कर रहा है, तो यहाँ पे आपको मेरी इंस्टा आईडी दिख रही है, आप लोग मुझे वहाँ पे आके मैसेज कर दें कि आपने ज्वाइन कर लिया। आपका टेलीग्राम का नंबर, आपने किस डेट को सब्सक्रिप्शन किस नाम से ज्वाइन किया, वो आप मुझे डिटेल भेज दें, आपको उसी समय ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ आपको ये सारी वीडियोज़, उनके नोट्स एक ही ग्रुप में प्रोवाइड किए जाएंगे। सो पूरे सब्जेक्ट्स की वीडियोस, नोट्स विद इन अ 59 जस्ट इन अ 59 आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। तो एक सेमेस्टर की फ़ीस 59 सुना है कभी, तो आपको वो पढ़ने वाली है। तो कितनी कम है, अगर मेरे टाइम पे ऐसा होता तो मैं झटपट कर लेती। चलो आपके लिए ये ऑप्शन अवेलेबल करवाया गया, तो जो भी बच्चा मेंबरशिप ज्वाइन करता है, देन लेट्स इन्फॉर्म मी एंड आई विल ऐड यू इन दैट ग्रुप। और आप लोग ईजिली अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करें, क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, और जिनके एमएसटी स्टार्ट हो चुके हैं वो तो भाई कर दो तैयारी अभी से शुरू। तो चलिए अब चलते हैं बैक टू द चैप्टर नंबर 8। तो चैप्टर नंबर 8 का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इस चैप्टर से ना 5 मार्क्स 8 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं, बट ऐसे आते हैं कि एक क्वेश्चन एक आ गया 8 मार्क्स में आ गया, एक दूसरा 8 मार्क्स में आ गया, 2 पॉइंट्स बना के आते हैं ना क्वेश्चन, जो वैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अब पहला क्वेश्चन क्या है, शेयर्स और स्टॉक्स में क्या डिफरेंस है। शेयर और स्टॉक में क्या डिफरेंस है बताओ, पहले अपने दिमाग से सोचो कि क्या हो सकता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है 2021 में 5 मार्क्स में आया था। तो अब फाइनेंस, अब इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं क्वेश्चन को, देखो। इन द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग, ये जो टर्म है शेयर्स, स्टॉक, ये सुनने में सिमिलर से लगते हैं कि शेयर्स और स्टॉक, अगर हम अपना दिमाग लगाएं, शेयर्स भी तो वही होते हैं जो स्टॉक्स होते हैं, स्टॉक्स भी तो शेयर ही खरीदते हैं, बट दे हैव डिफरेंट मीनिंग, दोनों के डिफरेंट मीनिंग है। सो इसी डिफरेंस को अंडरस्टैंड करने वाले हैं हम कि शेयर्स क्या हैं, स्टॉक्स क्या हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान से अब यहाँ पे समझनी है। अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड स्टॉक इज एसेंशियल फॉर एनीवन, जो भी इन्वेस्टिंग करने में इंटरेस्टेड है उसको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि शेयर्स और स्टॉक में क्या डिफरेंस है, ठीक है। एज दीज टर्म्स रिलेटेड टू ओनरशिप इन अ कंपनी एंड हाउ द ओनरशिप इज मैनेज। तो यहाँ पे बेसिक सा लिखा है, इसको छोड़ो, हम देखते हैं कि शेयर्स क्या होते हैं। सो व्हाट आर शेयर्स, शेयर्स क्या होते हैं। तो शेयर्स रिप्रेजेंट कितने यूनिट ऑफ ओनरशिप आपकी एक कंपनी में है। जब एक पर्सन किसी कंपनी के शेयर्स को बाय करता है, तो वो कंपनी का एक स्मॉल पार्ट बाय करता है। शेयर्स आर द इंडिविजुअल यूनिट्स इनटू विच ओनरशिप ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड, कि इतने यूनिट में इतने परसेंट शेयर्स इसको डिवाइड कर दिए गए, तो कंपनी डिवाइड हो जाती है। जब आप शेयर खरीदते हो तो आप कंपनी का एक हिस्सा खरीदते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको की फीचर्स बताए गए कि शेयर्स के फीचर्स क्या हैं। ओनरशिप रिप्रेजेंटेशन, ईच शेयर रिप्रेजेंट करता है कि एक स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ ओनरशिप कंपनी में आपको मिली है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने यहाँ पे देखो, अब फॉर एग्जांपल क्या दी है, एक कंपनी के 1000 शेयर है और आपने उसमें से 100 शेयर्स खरीद लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने कंपनी में 10% की हिस्सेदारी खरीद ली है, ठीक है। आपकी ओनरशिप को रिप्रेजेंट करता है कि 10% के अब आप ओनर हो। सेकेंड,
टाइप ऑफ शेयर्स, शेयर्स क्लासीफाई हो सकते हैं मेन 2 टाइप्स में, एक होते हैं इक्विटी शेयर, सेकंड इज प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर्स कौन से होते हैं? दीज आर द कॉमन शेयर्स जो कि प्रोवाइड करते हैं आपको ओनरशिप, वोटिंग राइट्स, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी मिलता है जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है, और लास्ट इन लाइन टू बी पे इफ कंपनी गोज बैंकक्रप्ट। और उनको मतलब जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, उनको अगर कंपनी कल को बैंकक्रप्ट हो जाती है तो शेयर्स के बदले में जो आपको पैसे मिलने हैं वो एंड ऑफ मतलब सबसे एंड में मिलते हैं, ठीक है, जो बच खुच जाएगा वो मिलता है, ठीक है। ये नहीं है कि अगर कंपनी कल को बैंकक्रप्ट हो गई तो सबसे पहले शेयर होल्डर्स के पैसे चुकाए जाएंगे, नहीं, एंड बट आर द लास्ट इन लाइन, आप लोग लास्ट में होते होगी, अगर कुछ बचेगा तो वो थोड़े बहुत मतलब जो शेयर होल्डर्स हैं उनको दिया जाएगा। सेकंड, प्रेफरेंस शेयर, दीज शेयर्स गिव शेयर होल्डर्स प्रायोरिटी इन रिसीविंग, इन शेयर होल्डर्स को पहले तो प्रायोरिटी मिलती है, डिविडेंड मिलता है बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर्स के पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इनको प्रेफरेंस दी जाती है, सिंपल इनका नाम ही है, देख लो। हाउएवर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स यूजुअली, इनके पास वोटिंग राइट नहीं होता, बट इनको प्रेफरेंस दी जाती है शेयर होल्डर से पहले, इनको डिविडेंड रिसीव होता है प्रेफरेंस शेयर वालों को। थर्ड पॉइंट क्या है? डिविडेंड, शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू रिसीव, उनको एक डिविडेंड मिलता है, मतलब कंपनी के प्रॉफिट का कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड दिया जाता है, विच आर अ पोर्शन ऑफ द कंपनीज प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर। जो डिविडेंड का अमाउंट है ये डिपेंड करता है कि आपने कितने शेयर्स खरीदे, पर शेयर के हिस्से में कुछ परसेंट ऑफ डिविडेंड आता है। उसके बाद आपको वोटिंग राइट्स मिल जाती हैं जब एक कंपनी में आप शेयर्स खरीदते हो, तो शेयर होल्डर स्पेशली थूज विद इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर के पास वोटिंग राइट नहीं होते हैं, इक्विटी शेयर में आपको वोटिंग राइट्स भी मिल जाते हैं। सो हैव द राइट टू वोट एन इम्पॉर्टेंट कंपनी, तो आपके पास राइट्स हो जाते हैं कि आप कंपनी के इंपॉर्टेंट मैटर्स में वोटिंग कर सकते हो, ठीक है, सच एज इलेक्टिंग द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, की कौन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चूज़ करना है, मेजर चेंजेस को अप्रूव करना है, कंपनी की पॉलिसी को चेंज करना है, तो आपके पास वोटिंग राइट्स आ जाते हैं। बट इन अ केस ऑफ इक्विटी शेयर, अगर आपने प्रेफरेंस शेयर लिए हैं तो आपके पास वोटिंग राइट नहीं है। फिफ्थ, ट्रांसफरेबिलिटी, शेयर्स कैन बी बोट एंड सोल्ड इन स्टॉक मार्केट, जो शेयर्स हैं वो खरीदे और बेचे जाते हैं स्टॉक मार्केट में। शेयर्स में हम सिर्फ एक कंपनी की बात कर रहे हैं, ठीक है। शेयर्स कैन बी बोट एंड सोल्ड इन स्टॉक मार्केट, और अलाउ करते हैं शेयर होल्डर्स को कि वो अपनी ओनरशिप ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी दूसरे को। तो यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, इफ़ मिस्टर ए बाय करते हैं 50 शेयर्स ऑफ XYZ लिमिटेड, 100 रुपीज़ के ईच शेयर उन्होंने बाय किया, तो उन्होंने 50 यूनिट ओनरशिप खरीद ली XYZ की। सो ही हैज़ द राइट टू वोट एट कंपनी की, वो कंपनी की एनुअल मीटिंग में वोट कर सकते हैं। अब उनको डिविडेंड भी रिसीव होगा, ठीक है, जब भी कंपनी अपने प्रॉफिट्स को डिक्लेयर करेगी तो डिविडेंड भी मिस्टर ए को मिलेगा, मिस्टर ए के पास वोटिंग के राइट्स भी हैं। अब बात करते हैं, ये तो हो गए शेयर्स, पर है तो ये भी स्टॉक मार्केट में। जब शेयर्स की बात हो रही है तो किसी एक कंपनी के शेयर्स, और जब स्टॉक्स की बात हो रही है यानी कि अब डिफरेंट कंपनीज, यानी कि लॉट्स ऑफ कंपनीज के शेयर्स को खरीद लिए, मेरे पास स्टॉक्स पड़े हैं, ठीक है। वैसे मैं अपनी भाषा में बता रही हूँ, पता नहीं आगे क्या लिखा हुआ है, रीड आउट करते हैं। सो स्टॉक इज अ ब्रॉडर टर्म दैट रेफर्स टू द ओनरशिप इन वन और मोर कंपनीज, जो मैंने बोला वही था। शेयर्स क्या होते हैं कि आप एक कंपनी के शेयर्स को खरीद रहे हो, और स्टॉक्स क्या होते हैं कि आप बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स को खरीद रहे हो, ठीक है। आपकी ओनरशिप सिर्फ एक कंपनी में नहीं है, वन और मोर देन कंपनीज में है। सो व्हेन पीपल रेफर, क्योंकि अब समझदारी तो इसी में है ना कि सारे पैसे एक जगह ना लगा के डिफरेंट जगह पे डिवाइड करके लगाए जाए, कि एक जगह से नुकसान हो तो दूसरी जगह से वो रिकवर हो जाए। सो व्हेन पीपल रेफर्स टू स्टॉक, दे आर यूजली टॉकिंग अबाउट कलेक्शन ऑफ शेयर्स, कि उनके पास काफ़ी सारा कलेक्शन है शेयर्स का, सिर्फ एक कंपनी के शेयर्स नहीं है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज के शेयर्स हैं, ठीक है। सो इसके अब की फीचर्स क्या हैं? आपके पास एक जनरल ओनरशिप होती है, स्टॉक्स रिप्रेजेंट करते हैं ओनरशिप इन अ कंपनी बट डज नॉट स्पेसिफाई पर्टिकुलर नंबर ऑफ शेयर्स, नहीं बताते। फॉर एग्जांपल से आई ओ स्टॉक इन XYZ लिमिटेड, कि मैंने XYZ कंपनी में स्टॉक्स को खरीदा, सो ये क्या बताते हैं कि मेरी उस कंपनी में ओनरशिप है, पर ये डिटेल थोड़ा बता रही है कि मैंने कितने शेयर्स खरीदे, कितने के खरीदे, नहीं, ठीक है। सेकंड,
market representation. Stock is often used to refer to overall market और market की segment. For instance, अगर लोग कहें से द स्टॉक मार्केट इज डूइंग वेल, इसका मतलब क्या है कि जर्नल परफॉर्मेंस, ओवरऑल परफॉर्मेंस, मतलब सारी कंपनीज जो उसके आजू बाजू वाली हैं वो सब अच्छा परफॉर्म करी हैं. अगर कोई बोले कि एक कंपनी के शेयर्स अच्छे जा रहे हैं, सिर्फ एक कंपनी अच्छी है, बट इफ समवन से स्टॉक मार्केट्स डूइंग वेल, दैट मीन्स टॉप 50 टॉप 100 कंपनीज आर डूइंग वेल. ठीक है. उसके बाद स्टॉक्स कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ स्टॉक्स. स्टॉक्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू, फर्स्ट इज कॉमन स्टॉक, रिप्रेजेंट करते हैं ऑनरशिप इन अ कंपनी और गिविंग शेयर होल्डर वोटिंग राइट और डिविडेंड. कॉमन स्टॉक आपको वोटिंग राइट, डिविडेंड्स वगैरह रिसीव करवाते हैं, आपको ओनरशिप मिलती है. और प्रेफरेंस स्टॉक में वही है कि ये प्रेफरेंस इनको दी जाती है, प्रेफर स्टॉक होल्डर्स रिसीव, इनको डिविडेंड मिलता है बिफोर कॉमन शेयर होल्डर्स, बट इनके पास वोटिंग राइट नहीं होता है. नेक्स्ट, पोर्टफोलियो. इन्वेस्टर्स ऑफ्टन स्पीक अबाउट देयर स्टॉक पोर्टफोलियो. ये जो उनके स्टॉक का पोर्टफोलियो होता है जो कि बताता है कि कितने डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर्स या स्टॉक्स का उनके पास कलेक्शन है, उन्होंने कितनी कंपनीज में हिस्सेदारी ले रखी है. फोर्थ, रिस्क एंड रिटर्न. स्टॉक्स को होल्ड करके रखना, होल्डिंग स्टॉक्स इन अ कंपनी, ये कई बार रिस्कियर भी होता है. ठीक है, कि अगर आपने अपनी एक फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट की और उसको होल्ड करके रख लिया, लाइक इन्वेस्टमेंट्स की बॉन्ड्स में या स्टॉक प्राइजेस, क्योंकि ना जो है वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, कभी अप कभी डाउन. अगर आपने कभी शेयर मार्केट में काम किया है थोड़ा बहुत भी, तो आपको पता होगा मार्केट अप डाउन जाती है ना, ऐसे ऐसे होता है कि हाँ पैसे डूब रहे हैं, पैसे बढ़ रहे हैं तो लालच आ जाता है कि और रुक जाते हैं, फिर वो ऐसे ही नीचे जाते हैं, है ना. तो ये कहीं ना कहीं रिस्क है, बट रिटर्न भी आता है. सो यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, इफ मिस्टर बी सेज कि उसके पास स्टॉक है सेवरल कंपनीज का, सो इट मीन्स कि उन्होंने शेयर्स खरीदे हैं बहुत सारी कंपनीज के, बट डज नॉट स्पेसिफाई कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स खरीदे हैं. ठीक है. अब यहाँ पे आप सिंपल इसका डिफरेंस बता सकते हैं. अब ये नहीं मैं आपको बताऊंगी, आप खुद रीड आउट करेंगे. ठीक है जी. अब चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. डिफरेंस बिटवीन शेयर वारंट क्या है और शेयर सर्टिफिकेट क्या है. ये क्वेश्चन 2022 2023 दोनों में दिख रहा है, देख लो. 2022 में 5 मार्क्स में और 2023 में लॉन्ग में 8 मार्क्स में, यानी कि पार्ट्स बना के आया था. शेयर वारंट क्या है, शेयर सर्टिफिकेट क्या है, पहले बात करते हैं शेयर वारंट की. कहाँ पे है शेयर सर्टिफिकेट की. पहले बात करते हैं कि शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है. शेयर सर्टिफिकेट एक फिजिकल डॉक्यूमेंट है जो एक कंपनी को इशू की जाती है. डॉक्यूमेंट इशू बाय अ कंपनी टू प्रूव दैट कि एक इंडिविजुअल ने उस कंपनी के स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स खरीदे हैं. शेयर्स खरीदने पे आपको एक शेयर सर्टिफिकेट मिलता है. ठीक है. इट सर्व की लीगल एविडेंस है कि आपके पास उस कंपनी के शेयर्स की ओनरशिप है. ठीक है. तो यहाँ पे अब फीचर्स क्या है कि आपके पास ओनरशिप का प्रूफ है. शेयर सर्टिफिकेट क्या है, ओनरशिप का प्रूफ है. शेयर सर्टिफिकेट में आपकी डिटेल्स इंक्लूड होती है कि किस कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, कितने नेम ऑफ शेयर होल्डर्स हैं, कितने शेयर्स आपने खरीदे हैं, आपका यूनिक सर्टिफिकेट नंबर क्या है, किस डेट को आपको शेयर्स मिले थे, आपका सिग्नेचर क्या है, मतलब सब कुछ उस सर्टिफिकेट में डिफाइन होता है. नंबर थर्ड फीचर क्या है कि एक फिजिकल डॉक्यूमेंट है. ठीक है. तो जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आपको पता चल जाएगा. फोर्थ क्या है, ट्रांसफरेबिलिटी. जो शेयर सर्टिफिकेट है ये इजीली ट्रांसफ़र हो सकता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. ठीक है. तो जैसे आप शेयर्स को ट्रांसफ़र करते हो वैसे आप शेयर सर्टिफिकेट को भी कर सकते हो. फिफ्थ फीचर क्या है, डिविडेंड और वोटिंग राइट्स. शेयर होल्डर्स होल्डिंग शेयर सर्टिफिकेट हैव द राइट कि उनको डिविडेंड मिले और उनको कंपनी की जो जनरल मीटिंग्स है उनमें वोट करने का राइट भी होता है, करने का भी राइट होता है. तो यहाँ पे आपको शेयर सर्टिफिकेट की एग्जांपल दी गई है कि इमेजिन करें कि मिस्टर ए ने बाय किए 100 शेयर्स एबीसी लिमिटेड के. अपॉन परचेजिंग शेयर्स एबीसी लिमिटेड ने इशू किया मिस्टर ए को शेयर सर्टिफिकेट. एबीसी लिमिटेड ने मिस्टर ए को शेयर सर्टिफिकेट इशू कर दिया कि आपने 100 शेयर्स हमारी कंपनी में खरीदे हैं. तो ये सर्टिफिकेट क्या है, प्रूफ है कि मिस्टर ए शेयर होल्डर है उस कंपनी के. अब बात करते हैं कि शेयर वारंट क्या होते हैं. तो शेयर वारंट, अभी तो शेयर सर्टिफिकेट क्लियर हो गया कि शेयर्स खरीदने पे आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है. शेयर वारंट इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट गिव द होल्डर द राइट to subscribe to a certain number of shares at a predetermined price within a specific time frame. शेयर वारंट एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो होल्डर्स को, ओनली होल्डर्स को एक राइट देता है कि सब सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स हैं, आप इनको फटाफट सब्सक्राइब कर ले, इतने प्राइस पे सर्टेन टाइम पीरियड के लिए रहेंगे.
ठीक है, एक मतलब होल्डर्स को एक वारंट दे देते हैं कि मतलब जैसे कह सकते हैं नोटिफिकेशन दे देना कि हम शेयर्स इशू करने वाले हैं, शेयर्स का थोड़े टाइम के लिए सिर्फ ये प्राइस रहेगा, अगर पुराने शेयर होल्डर्स को उनको खरीदना है तो फटाफट से खरीद लो, तो उनको एक क्लिक दे देते हैं, वारंट दे देते हैं. सो इट इज़ एसेंशियली ऑप्शन टू बाय शेयर्स रादर देन अ डायरेक्ट ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स. इसके की फीचर्स क्या है कि आपको राइट होता है कि आप शेयर्स को खरीद सकते हो. शेयर वारंट गिव द होल्डर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू परचेज शेयर इन अ कंपनी एट अ स्पेसिफिक प्राइस. ठीक है, सर्टन पीरियड का टाइम होता है कि आप लोग उसको बाय कर सकते हैं, आपके पास राइट होता है कि आप खरीद सकते हो जब आपके पास शेयर वारंट होता है. सेकंड, डिटेल्स इसमें इंक्लूड होती हैं, क्या कंपनी है, वारंट होल्डर कौन है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने आप परचेज कर सकते हो, कितना प्राइस है, कब एक्सपायर है, एवरीथिंग. नोट ओनरशिप प्रूफ. शेयर वारंट ओनरशिप का प्रूफ नहीं है, जस्ट आपको एक क्लिक दे रहा है कि आप खरीद सकते हो. ठीक है, ओनरशिप के लिए आपको इनवाइट कर रहा है कि भाई पुराने होल्डर्स हो आके, अगर पहला मौका हम आपको दे रहे हैं अगर आप खरीदना चाहते हैं तो. अनलाइक शेयर सर्टिफिकेट नहीं है ये, शेयर वारंट है, ये आपकी ओनरशिप को रिप्रेजेंट नहीं करता. ठीक है, जब तक आप उसको आपको राइट मिल रहा है कि आप खरीद सकते हो, आपने खरीदे नहीं है. ठीक है, तो शेयर वारंट डू नॉट रिप्रेजेंट ओनरशिप ऑफ शेयर्स अनटिल जो होल्डर्स हैं वो उसको खरीद नहीं लेते. Therefore, the holder does not have voting rights or entitled to dividend. So obvious है उनके पास राइट नहीं होता है कि वो शेयर्स के वोटिंग का राइट नहीं है, उनके पास डिविडेंड नहीं आएगा until they convert the warrant into शेयर. जब तक वो उस वारंट को शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर देते तब तक उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते, ना ही उनको डिविडेंड रिसीव होता है. फोर्थ फीचर क्या है, ट्रांसफरेबिलिटी. शेयर वारंट्स को जनरली ट्रांसफर भी किया जा सकता है, मीनिंग द होल्डर कैन सेल और ट्रांसफर देयर राइट्स टू अनदर पर्सन. ठीक है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी है इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में. फिफ्थ फीचर क्या है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी. शेयर वारंट कैन बी यूज्ड टू स्पेक्यूलेटिव इन्वेस्टमेंट्स में भी आप उसका यूज़ कर सकते हो. इफ़ अ कंपनी शेयर प्राइस इंक्रीज अबव द एक्सेस प्राइस, जो उसका एक्सेस प्राइस उन्होंने बताया और उसका शेयर प्राइस बढ़ जाता है, तो होल्डर कैन प्रॉफिट बाय एक्साइजिंग द वोट जो वारंट है एंड बाइंग शेयर्स एट अ लोअर प्राइस. तो जो होल्डर है उसको ऑब्वियस है प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि अगर आपको एक वारंट पहले ही मिल गया कि अभी कम प्राइस है, शेयर्स को खरीद लो, और आपने उसके बाद खरीद लिया, खरीदने के बाद जब वारंट की डेट निकली प्राइस धूम करके ऊपर गया, तो आप उसको बेचोगे, आप प्रॉफिट कमाओगे हायर प्राइस पे. अब एग्जांपल दी गई है, लेट्स से एबीसी लिमिटेड इशू करती है एक शेयर होल्डर्स वारंट और अपने होल्डर्स को अलाउ करती है कि आप 100 शेयर खरीद सकते हो 50 रुपीज़, जिसका प्राइस रहेगा सिर्फ अगले साल के लिए. सो मिस्टर बी उन्होंने एक शेयर वारंट होल्ड किया 100 शेयर्स का और उन्होंने बाय किए उन शेयर्स को 50 रुपीज़ बिफोर द एक्सपायरी डेट. अगर वो 50 रुपीज़ वाला प्राइस कल को शेयर का बढ़ के 70 चला जाता है, तो मिस्टर बी को तो प्रॉफिट हो गया. उन्होंने 50 पे खरीदा, 70 पे बेचा, तो 20 का मुनाफा कमा के वो खिसक लिए, है ना. तो मिस्टर बी कैन एक्साइज इज वारंट, उन्होंने यूज़ कर लिया और परचेज कर लिए शेयर्स कम प्राइस पे. सो बेसिक्स आप यहाँ पे डिफरेंस है जो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं. ठीक है, अब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो गाइज अब अगला क्वेश्चन क्या है, इज़ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स. तो ये 2023 में 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया था कि ट्रांसफ़र और ट्रांसमिशन में डिफरेंस बताओ. तो सबसे पहले देखो कि ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स में क्या होता है. द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स रेफर्स टू द वॉलंटरली एक्ट ऑफ अ शेयर होल्डर जो कि सेल एंड गिव देयर शेयर्स टू अनदर पर्सन, मतलब अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं. ठीक है, आप शेयर होल्डर्स को ट्रांसफ़र कर, सिंपली अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर रहे हो. इसके की पॉइंट्स क्या है कि पहला पॉइंट क्या है, वॉलंटरली प्रोसेस. ट्रांसफ़र इज अ वॉलंटरली एक्ट इनिशिएटेड बाय द करंट शेयर होल्डर्स. कि ट्रांसफर डिसाइड करते हैं कि किसको और कितने शेयर्स उन्होंने ट्रांसफ़र करने हैं और वॉलंटरली उसको ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं. सेकेंड की पॉइंट, एग्रीमेंट. ट्रांसफ़र ऑफ शेयर यूजुअली इसमें एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है लेने वाले और देने वाले दोनों का, जो पर्सन रिसीव कर रहा है और जो पर्सन दे रहा है. ठीक है, एग्रीमेंट. थर्ड, डॉक्यूमेंटेशन. जो प्रोसेस है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, इसके लिए एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है, टिपिकली इन द फॉर्म ऑफ अ शेयर ट्रांसफ़र डीड जिसको आप बोलते हो. सो ये डॉक्यूमेंट कंटेन करता है अबाउट द डिटेल्स, कितने शेयर्स, कितने नंबर ऑफ शेयर्स, क्यों हो रहे हैं ट्रांसफ़र, क्या नेम है जिसको ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं. सो सब कुछ इसके अंदर इन्वॉल्व होता है. फोर्थ, बोर्ड अप्रूवल.
जो शेयर्स को ट्रांसफ़र करने से पहले आपको बोर्ड का अप्रूवल, डिपेंड ऑन द कंपनी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की ट्रांसफ़र जो कर रहे हो उसके लिए आपको अप्रूवल की ज़रूरत तो नहीं है। कई बार आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है, कोई प्रोसीजर होता है कि अगर आपको शेयर्स को ट्रांसफ़र करना है तो उसका एक स्पेशल प्रोसीजर है, तो आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अगर लिखा है कि अप्रूवल लेना है तो आपको लेना पड़ेगा, विदाउट अप्रूवल आप ट्रांसफ़र नहीं कर पाओगे। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट क्या है, पेमेंट। द ट्रांसफर यूजुअली पे अ सर्टन अमाउंट टू द ट्रांसफरर फॉर द, अगर वो शेयर ट्रांसफ़र करा है तो डेफिनेटली उसको सर्टन अमाउंट ऑफ पेमेंट मिलेगी। सो दिस पेमेंट कुड बी बेस्ड ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ द, जो मार्केट में वैल्यू है शेयर्स की उस टाइम पे। ठीक है, या उन्होंने जो एग्री किया कि इस प्राइस पे होगा। अब यहाँ पे आपको सिंपल सी एग्जांपल दी, या ट्रांसफ़र ऑफ शेयर तो बिल्कुल सिंपल है कि आप शेयर सिंपली ट्रांसफ़र कर रहे हो, और अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा कोई रूल है कि आपको कोई अप्रूवल लेना है तो आप उसका अप्रूवल पहले ही ले लोगे। दूसरी बात करते हैं कि ट्रांसमिशन ऑफ शेयर क्या है। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर रेफर्स टू द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर तो आपने सिंपली ट्रांसफ़र कर दिया, ट्रांसमिशन क्यों हुआ, ड्यू टू डेथ ऑफ अ शेयर होल्डर। तो लीगल प्रोसीजर की वजह से ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो गया, ट्रांसमिशन हो गया शेयर्स का। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ शेयर ड्यू टू डेथ ऑफ अ शेयर होल्डर, या और एज अ प्रोसेस, लीगल प्रोसेस सच एज अ बैंकरप्सी। सो इस प्रोसेस को नॉट, दिस प्रोसेस इज नॉट वॉलेंटरली बट अक्कर ऑटोमेटिकली अक्कर हो जाता है ऐसी सिचुएशंस के अंदर। अब जब नॉमिनी को ही ट्रांसफ़र होंगे ना, ऑब्वियस ही बात है, शेयर्स अगर मेरे हैं तो अगर मुझे कुछ हो जाता है तो जो मेरा नॉमिनी है ऑटोमेटिकली उसको ट्रांसमिशन हो जाएंगे। ट्रांसफ़र आपने अपनी मर्जी से, एग्रीमेंट से, अपनी दोनों की सहमति से ट्रांसफ़र किए। ट्रांसमिशन कुछ हो जाता है, कुछ मिस हैपन हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो इन दैट केस ऑटोमेटिकली नॉमिनी को ट्रांसफ़र हो गए। की पॉइंट्स, इनवॉलेंटरली है, ये वॉलेंटरली नहीं है। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर आपने अपनी मर्जी से किए, ये आपकी मर्जी के नहीं है, ऑब्वियसली आपकी है ही नहीं। ठीक है, तो इनवॉलेंटरली प्रोसेस है, अनलाइक ट्रांसफर। ट्रांसमिशन इज एन अनवॉलेंटरली प्रोसेस दैट हैपन विदाउट एनी एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज। इसमें कोई एग्रीमेंट नहीं होता, ये जस्ट हो जाता है कि इट अक्कर एज अ रिजल्ट ऑफ लीगल राइट्स, कि उन्होंने लीगली रखा हुआ था कि कोई नॉमिनी तो होना चाहिए, सो ऑटोमेटिकली वन पर्सन टू अनदर ट्रांसफर हो जाते हैं। सेकेंड, लीगल हेयर। व्हेन अ शेयर होल्डर पास अवे, जब वो उसकी डेथ हो जाती है, सो देयर शेयर्स ऑटोमेटिकली ट्रांसमिट टू देयर लीगल हेयर। लीगल मतलब जो भी मैंने बताया, नॉमिनी, रिप्रेजेंटेटिव होता है। द लीगल हेयर इज द पर्सन entitled टू इनहेरिट द डिक्रीज प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग शेयर। सो सिंपल लिखा है कि आप उसको ट्रांसफर कर दोगे। थर्ड, डॉक्यूमेंटेशन। ट्रांसमिशन रिक्वायर स्पेशल डॉक्यूमेंट्स सच एज अ डेथ सर्टिफिकेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द डिक्रीज शेयर होल्डर की, मतलब जो भी उसकी डेथ हुई है उसका सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी कि आप ही लीगल नॉमिनी हो। द लीगल हेयर मस्ट सबमिट दिस डॉक्यूमेंट टू द कंपनी की, अगर आप शेयर्स को क्लेम करना चाहते हो। नेक्स्ट, नो बोर्ड अप्रूवल नीडेड। इसमें आपको कोई अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, अगर मतलब ट्रांसमिशन हो रहा है, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर में ज़रूरी था। नेक्स्ट, नो कंसिडरेशन समथिंग इन रिटर्न, देने की ज़रूरत नहीं। अगर आप ट्रांसफ़र ऑफ शेयर में थे तो अगर आप शेयर्स ले रहे थे तो समथिंग इन रिटर्न आपको वहाँ देना पड़ता था, बट ट्रांसमिशन में नो कंसिडरेशन की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे भी सिंपल सी एग्जांपल है, और आफ्टर दैट इन आप लोगों को क्लियर है। अब आप इसके बाद आप लोग इस डिफरेंस को टेबल फॉर्म में, यानी कि टी टेबल फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हो, जैसे कि आपको हर डिफरेंस में मैंने समझा रही हूँ ऊपर भी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, राइट अ नोट ऑन द फॉलोइंग, कि फॉरफीचर ऑफ शेयर क्या है, बायबैक ऑफ शेयर क्या है। 2022 में 15 मार्क्स में क्वेश्चन है। फॉरफीचर क्या होते हैं, फॉरफीचर ऑफ शेयर रेफर्स टू द प्रोसेस वेयर अ कंपनी टेक बैक शेयर फ्रॉम द शेयर होल्डर। अगर आपने शेयर्स खरीदे और आप उसकी किस्तें वगैरह समथिंग अमाउंट पे कर रहे हो, ठीक है, और आप उसकी कोई एक आधी इंस्टॉलमेंट पे करने में फेल हो जाती हो, तो कंपनी गिव टेक देम शेयर्स टू बैक, फॉरफीचर कर लेती है उन शेयर्स को, बैक रिटर्न ले लेती है और आगे किसी अदर पर्सन को इशू कर देती है। ठीक है, तो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स रेफर्स टू द प्रोसेस वेयर अ कंपनी टेक्स बैक फ्रॉम अ शेयर होल्डर बिकॉज उसने जो भी उसकी रिक्वायर्ड मनी थी उसको पे नहीं किया या फेल हो गया उसको पे करने के लिए। ठीक है, सो ये एक्शन कब हैपन होता है, व्हेन शेयर होल्डर डज नॉट पे द अमाउंट, जो कोल्ड मनी थी, कॉल मनी, उसने पे नहीं की। ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा टाइम बाद रिमाइंड भी कराया गया कि आपकी कॉल मनी पेंडिंग है, बट उसने पे नहीं की, तो कंपनी ने शेयर्स
वापस ले लिए, भाई फॉरफिट कर लेते हैं हम तेरे शेयर्स, और उसको फर्दर पर्सन को आगे इशू कर देती है। सो फॉरफीचर एक पेनल्टी होती है कि आपने टाइमली पेमेंट नहीं की, अब आपने जो पेमेंट्स की वो तो गई, शेयर्स भी हाथ से गए, ठीक है। सो फॉरफीचर इज अ पेनल्टी एंड द शेयर होल्डर लूज ओनरशिप ऑफ द शेयर्स, ऑल राइट्स, वोटिंग राइट्स, डिविडेंड, सब कुछ गया उसके हाथ से, सिर्फ एक कॉल मनी पे ना करने की वजह से। सो फॉरफीचर का क्या प्रोसीजर है आप यहाँ पे बता सकते हो। फर्स्ट, आप लोग उसको एक कॉल नोटिस इशू करोगे, उसको एक नोटिस भेजेंगे, कंपनी वाले शेयर होल्डर्स को बोलेंगे कि आपका इतना अमाउंट ड्यू है, प्लीज़ उसको पे करें, आपकी अनपे कॉल्स पेंडिंग है। सो दिस इज कॉल्ड अ कॉल नोटिस, इसको बोलते हैं, और इसमें उनका स्पेसिफिक अमाउंट बताया होता है जो आपको पे करना है बिफोर द डेडलाइन। सेकेंड, पहला रिमाइंडर गया, अब जाएगा सेकेंड रिमाइंडर विच इज़ फाइनल रिमाइंडर। अगर शेयर होल्डर फेल हो जाता है, फेल्स टू पे द डेडलाइन, द कंपनी विल सेंड अ फाइनल रिमाइंडर कि आपको एक लास्ट वार्निंग दी जा रही है, अब आप पे कर दें। तो लास्ट चांस दिया जाता है पे करने का, फिर भी उस ढीठ ने पे नहीं किए तो भाई कंपनी बोलेगी आजा आप शेयर्स वापस कर दे। सो इफ द शेयर होल्डर डज नॉट पे आफ्टर द फाइनल रिमाइंडर, कंपनी ने बोला अब शेयर्स होंगे तेरे खी फॉरफिट, अब हमें वापस कर दे। दिस मीन्स दैट द शेयर्स आर टेकन बैक बाय द कंपनी, और शेयर होल्डर्स के पास अब कोई उसका राइट नहीं है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे फॉरफिट होने के शेयर्स के, क्या कॉन्सिक्वेंसेज में शेयर्स फॉरफिट होंगे। व्हेन अ शेयर होल्डर शेयर्स आर फॉरफिटेड, उसको और सेवरल कॉन्सिक्वेंसेज फेस करने पड़ सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट, उसकी ओनरशिप गई गड्ढे में, ठीक है, जब उसके शेयर्स वापस ले लिए ओनरशिप भी ख़त्म हो गई, उसको ओनरशिप का भी नुकसान हो गया। पहला नुकसान कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, ओनरशिप गई हाथ से। दूसरा, वोटिंग राइट्स गए, अब आपके पास कोई राइट नहीं है, ना शेयर के ओनर हो, ना डिविडेंड का राइट है, ना वोटिंग का राइट है, नो राइट। थर्ड, कोई रिफंड नहीं मिलेगा शेयर्स का अब आपको। पहले तो था आपके पास शेयर्स थे, बेच देते पैसे मिल जाते, अब कोई रिफंड नहीं मिलेगा। फोर्थ, आपके शेयर बगाने बंदे को री इशू कर देंगे वो। द कंपनी हैज़ द राइट कि वो आपके शेयर्स को री इशू रीसेल कर सकती है एक नए शेयर होल्डर को, ठीक है जी, क्योंकि उसने तो अपने अमाउंट को रिकवर करना है जो अनपे रह गया है, अब वो दोबारा इशू करके क्यों ना करे। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल दी है जो आप पढ़ सकते हैं, इजी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप बता सकते हो कि फॉरफीचर होने के लिए क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। पहला, आपने पेमेंट नहीं की, कॉल मनी की, जो आपको कितने रिमाइंडर्स बताए पे कर दो पे कर दो, आपने की ही नहीं तो वो उठा के ले गए शेयर्स। दूसरा, फॉरफीचर का रीज़न क्या हो सकता है, ब्रीच ऑफ कंपनी रूल, आपने कंपनी के रूल्स को फॉलो नहीं किया, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के कुछ रूल्स थे जिनको आपने तोड़ दिया, तो आपके शेयर्स फॉरफिट कर लिए जाएंगे। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन की कंक्लूजन है, आप बोलोगे यार दीदी क्वेश्चन इतना छोटा इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गया, इतना छोटा तो ये क्वेश्चन था ही नहीं। मैंने क्या बताया था आपको स्टार्टिंग में वीडियो की, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, आपके आधे से ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। आपका आधा बेड़ा तो ऊपर ही तार हो गया, कंपनी क्या है, फॉर्मेशन कैसे हुई, मेमोरेंडम क्या है, आर्टिकल क्या है, आधी चीज़ें आपको पता है। तो शेयर्स अब आपके लिए ये ऐसे नहीं है कि आपको पता ही नहीं है शेयर्स क्या होते हैं, बहुत ईजिली आपको पता है, ठीक है। अभी तो हमने देखा कि फॉरफीचर ऑफ शेयर्स क्या होते हैं, अब बात करते हैं बाय बैक ऑफ शेयर्स। बाय बैक, अगेन आप अपने शेयर्स को बाय कर सकते हो, ध्यान से सुनना, ईजी है कंसेप्ट। Buyback of shares refers to a process where company purchase its own share, कंपनी अपने ही शेयर्स को अपने शेयर होल्डर्स से दोबारा खरीद लेती है। सिंपल टर्म्स में बोला जाए, कंपनी पे करती है शेयर होल्डर्स को, बाय कंपनी पेज शेयर होल्डर्स टू बाय बैक शेयर, मतलब कंपनी जो है शेयर होल्डर से शेयर्स को खरीद लेती है ताकि वो नंबर ऑफ शेयर्स को कम कर पाए। जैसे कि मार्केट में कंपनी के ना नंबर ऑफ टोटल शेयर है 1011 या 1100 शेयर्स हैं टोटल, तो कंपनी 100 शेयर्स को शेयर होल्डर से वापस खरीद लेगी पैसे ज़्यादा देके, और उन 100 शेयर्स को कैंसिल कर देगी, यानी कि अपने नंबर ऑफ शेयर्स को टोटल 1100 से कम करके 1000 पे ले आएगी, ठीक है। बायबैक इसी वजह से करती है क्योंकि उसने नंबर ऑफ शेयर्स को कम करना होता है, रिड्यूस the number of shares available in the stock market. So this can leads to various benefits, जिसकी वजह से
बहुत बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं कंपनी को भी और उसके शेयर होल्डर्स को भी। पहले तो आप रीजंस बताओगे कि क्यों बायबैक करती है। रिटर्निंग एक्सेस कैश, जो एक्स्ट्रा कैश आ जाता है उसको शेयर होल्डर्स को दे के अपने शेयर्स को वापस ले लेती है और उन शेयर्स को कैंसिल कर देती है। ठीक है, उसको यूज़ हो जाता है प्रॉपर, क्योंकि फालतू पड़े तो किसी काम के नहीं शेयर, क्योंकि जैसे कंपनी अपने शेयर्स को कम कर देगी शेयर्स प्राइस बढ़ जाएंगे, शेयर्स के प्राइस बढ़ेंगे, कंपनी प्रॉफिट होगी, कंपनी की रेपुटेशन इंक्रीज होगी। देखो सेकंड क्या है, इंक्रीज अर्निंग पर शेयर। जब कंपनी बायबैक लेती है ना अपने शेयर को तो टोटल नंबर ऑफ शेयर डिक्रीज हो जाते हैं, और सिंस द कंपनीज प्रॉफिट, अब ऑब्वियस द नंबर ऑफ शेयर कम हो गए तो प्रॉफिट भी कम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, कम शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, अर्निंग पर शेयर बढ़ेगी, और अर्निंग पर शेयर बढ़ने से स्टॉक्स जो हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं इन्वेस्टर्स को, ज़्यादा इन्वेस्टर्स उनको खरीदते हैं। थर्ड, आपका शेयर प्राइस बढ़ेगा, मैंने ऊपर बताया शेयर प्राइस बढ़ेगा। ऊपर जो हमने अभी देखा ना कि प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट ज़्यादा होंगे, यानी कि डिविडेंड भी बढ़ेगा। अर्निंग पर शेयर बढ़ गया तो डिविडेंड भी बढ़ेगा। शेयर्स कम हो गए, प्रॉफिट जितना आया, पहले वो 1100 शेयर में डिस्ट्रीब्यूट होना था एज अ डिविडेंड, अब वो 1000 शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, प्राइस, शेयर का प्राइस बढ़ेगा। प्रिवेंट अ होस्टल टेक ओवर। अ होस्टल टेक ओवर happens when someone try to buy a large number of shares to take control of the company. So by buying back its own share the company can make it harder कि आउटसाइडर्स उस कंपनी का कंट्रोल अपने हाथ में ना ले पाए। कई बार होता है ना, बाहरला बंदा आके हमारी कंपनी के 70% शेयर्स खरीद लेता है और कंपनी का सारा कंट्रोल अपने हाथ में लेने की ट्राई करता है। तो कंपनी ये नौबत नहीं आने देना चाहती कि कोई बाहरला आके कंपनी में इंटरफेयर करे। ठीक है, तो कंपनी अपने हाथ में रखना चाहती है सारा कंट्रोल। फिफ्थ, बूस्ट कॉन्फिडेंस इन द कंपनी। व्हेन अ कंपनी के खुद के पास ही खुद के शेयर ज़्यादा होते हैं तो मार्केट में ये एक मैसेज जाता है कि कंपनी के स्टॉक अंडर वैल्यू है, दिस कैन, जो कि इन्वेस्टर्स में कॉन्फिडेंस क्रिएट करते हैं कि हाई डिमांड है स्टॉक्स की। ठीक है, टर्न एंड अ पोटेंशियल राइज होती है, उसका प्राइस बढ़ता है। फिर अब मेथड्स क्या हैं, ओपन मार्केट में आप उसको परचेज कर सकते हो। इन दिस मेथड कंपनी बाय बैक शेयर्स फ्रॉम द स्टॉक मार्केट, जैसे बाकी इन्वेस्टर्स बाय करते हैं। सो जिस प्राइस पे भी वो खरीदेंगे वो डिपेंड करेगा कि करंट मार्केट का प्राइस क्या है। सेकेंड मेथड क्या है, टेंडर ऑफर। टेंडर ऑफर में कंपनी ऑफर करती है कि आप बाय बैक नंबर ऑफ शेयर्स हमें दें, शेयर होल्डर्स को एक फिक्स प्राइस में, और उसके बदले में उनको हायर देन मार्केट प्राइस से हायर प्राइस पे किया जाता है। वो शेयर होल्डर्स जो भी बेचना चाहते हैं एट दिस प्राइस वो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। थर्ड मेथड क्या है, बाय बैक फ्रॉम स्मॉल शेयर होल्डर्स की, मतलब जो छोटे शेयर होल्डर्स हैं उनसे खरीदना। समटाइम्स कंपनी क्या करती है, बाय करती है अपने शेयर होल्डर्स जो उनके स्मॉल नंबर ऑफ शेयर्स को जिन्होंने होल्ड किया है। ठीक है, तो उनकी कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाती है कि आपको स्मॉल शेयर होल्डर्स को मैनेज करना है। अब ये तो हो गए मेथड्स। अब बायबैक करने से क्या इफेक्ट आएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाएंगे, कैश आउटफ्लो अच्छा हो जाएगा, फाइनेंशियल रेशो आपकी इम्प्रूव होगी, आपको टैक्स के बेनिफिट्स मिलेंगे। और यहीं पे क्वेश्चन भी कंप्लीट है, कंक्लूजन है। ठीक है, अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन, करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के। आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। डिस्टिंग्विश बिटवीन फोरफीचर एंड सरेंडर ऑफ शेयर्स। फोरफीचर ऑफ शेयर आपको अच्छे से पता है कि कंपनी फोरफीट कर लेती है, शेयर्स को वापस खींच लेती है। ठीक है, तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी कि फोरफीचर ऑफ शेयर्स क्या है, सरेंडर ऑफ शेयर्स क्या होते हैं। सरेंडर ऑफ शेयर्स इज व्हेन अ शेयर होल्डर वॉलेंटरली गिव बैक देयर शेयर्स टू कंपनी। अपनी मर्जी से सरेंडर कर दिए, भाई हमने शेयर्स हमें नहीं चाहिए। ठीक है, अपनी मर्जी से हमने सरेंडर कर दिए, कंपनी को वापस दे दिए। सो दिस कुड हैपन बिकॉज द शेयर होल्डर कैन नॉट और डज नॉट वांट टू पे द रिमेनिंग अमाउंट, कि अब उसको रिमेनिंग अमाउंट नहीं पे करना चाहता या वो उन शेयर्स को रखना नहीं चाहता, तो वो अपनी मर्जी से उनको वापस कर देता है। तो इसका प्रोसेस क्या है, शेयर होल्डर्स ऑफर द शेयर बैक टू द कंपनी एंड इफ कंपनी अगर एग्री करती है तो वो उन शेयर्स को वापस ले लेती है। इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, जब एक बार वो सरेंडर कर देता है तो शेयर होल्डर उसके अपने सारे राइट्स जो भी उस शेयर्स के रिलेटेड है, ओनरशिप
वोटिंग राइट जो भी है वो सब कुछ कंपनी को लौटा देता है। रीज़न ये क्यों होता है, वॉलंटरी डिसीजन है शेयर होल्डर्स का, बिकॉज वो मतलब फाइनेंशियल कमिटमेंट्स को पूरा नहीं कर पा रहा, अपनी मर्जी से वो रिटर्न कर रहा है, ठीक है, कोई उसको फोर्स नहीं कर रहा। तो यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल और टेबल फॉर्म में बहुत बड़ा सा डिफरेंस है, बट आपको मीनिंग क्लियर है तो आप डिफरेंस कर लोगे ईजिली। और इसी के साथ मैं यहाँ पे इस वीडियो को वाइंड अप करती हूँ, यानी कि समाप्त करती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी जा चुकी है, ठीक है। तो आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को देखा और आपका यूनिट 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इतना ज़रूर बताएं कि आपको कंसेप्ट क्लियर हुए, आपका एक चैप्टर मतलब एक बुक कंपनी लो इसका एक बेस सेटल डाउन हो गया कि क्या है। अब मुझे लगता है लास्ट वाले क्वेश्चंस तो आपको ऐसे समझ आए होंगे कि क्वेश्चंस क्या है। सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में रिव्यूज़ ज़रूर दें, ताकि जो भी बच्चे पहली बार वीडियोस देखने आए तो आपके कमेंट से उनको पता चल सके कि एक्चुअल में वीडियोस में क्या वैल्यू प्रोवाइड की गई है, क्या उनको मेंबरशिप लेनी चाहिए, क्या मतलब अपने कमेंट्स में ओवरऑल उनको प्रोवाइड ऐसी इन्फॉर्मेशन करें कि उनको गाइड मिल सके कि चैनल पे कंटेंट कैसा प्रोवाइड किया जाता है, ताकि वो भी, क्योंकि मोस्टली बच्चे आते हैं तो वो कमेंट्स ही देखते हैं कि क्या कमेंट्स में इंफॉर्मेशन है, कमेंट देख के वो वीडियो को जज कर लेंगे कि वीडियो कैसी है। तो अगर आपको वीडियो समझ आए तो उसके रिलेटेड कमेंट करें, और अगर नहीं समझ आई तो वो भी बताएं। सो प्लीज़ जो भी आपको जैसा भी आपका रिव्यू है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। यूनिट 1 ऑलमोस्ट ऑल कंप्लीट, ठीक है। यूनिट 2 की मैं कोशिश करूँगी छोटी सी वीडियो लेके आऊँ, यूनिट 1 बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टूडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक इट। अगर आपका कोई भी डाउट, आपको इंस्टा ID मेरी दिख रही है, आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेंबरशिप ज्वाइन करें तब भी मुझे इंस्टा पे ज़रूर इन्फॉर्म करें, मैं आपको ग्रुप्स में ऐड कर दूँगी। सो दैट्स ऑल अबाउट टूडेज़ वीडियो। मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।